15वीं शताब्दी तक का डाटा यहाँ पे भारतीय लघु चित्रकला के नाम से जाना जाता है। इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग जैन शैली, पाल शैली, अपभ्रंश शैली को देखने का प्रयास करते हैं। लगभग 500 सालों का जो है चित्रकला यहाँ पे देखने को मिलता है, चित्रकला से संबंधित डाटा मिलता है। क्लास नंबर 10 होने वाली है। क्लास नंबर 10 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा थोड़ा लंबा है, एक साथ पढ़ने का प्रयास है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग धैर्य से बैठे होंगे, आराम से सुन रहे होंगे, नोट डाउन करेंगे, पेन पेपर उठा लिए होंगे। क्लास नंबर 10 ये 10 तारीख वाले बैच के लिए है। क्लासेज नहीं हो पा रही हूँ, उसके लिए हमें खेद है। फ़िलहाल थोड़ी सी अस्वस्थता झेलने के कारण मैं थोड़ा सा क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता पर डे हूँ, लेकिन दोपहर में इतनी तगड़ी बुखार आती है। सुबह जब मैं क्लास लेता हूँ बहुत ज़्यादा लास्ट तक परेशान हो जाता हूँ। जब क्लास बाइंड अप होता होगा, आप देखते होंगे चेहरा कैसा रहता है। फ़िलहाल पेपर लगा हुआ है, इसलिए हमें क्लास लेना पड़ रहा है। नहीं तो मैं 10 से 15 दिन की आराम से छुट्टी लेता और कूल माइंड होकर के गांव चला जाता, स्वस्थ होकर के आ जाता। लेकिन दिक्कतें हैं, पेपर लगा हुआ है तो पढ़ाना भी अनिवार्य है। और पढ़ाई के साथ अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम क्लास ले रहे हैं और क्लास लेते रहेंगे। अभी इसके बाद भी क्लास होगी, इसके बाद आपका 10 का डोज भी होगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना। हमने दवा खा ली है, फ़िलहाल एक दवा और रखी हुई है, अगर कोई दिक्कत होती है हम खा लेंगे। क्लासेज होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं भारतीय लघु चित्रकला के बारे में। तो जैसा इसका नाम ऐसा इसका काम भी रहा है। लघु चित्रण मध्यकालीन भारतीय चित्रकला का एक मनोरम सोपान रहा है। पहले ताड़पत्रीय पोथों पर और फिर कागज़ों पर चित्रण का काम शुरुआत होता है। उसमें से एक और वर्णांधता और दूसरी ओर रेखा प्रवाह का अनोखा सौंदर्य देखने को मिलता है। जब ताड़पत्र पे होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब कागजों पे चित्रण होगा तो रेखीय प्रवाह बहुत साफ साफ होगा। आप जानते हैं रेखाओं का साफ साफ चित्रांकन से बहुत खास लगाव रहता है। तो भारतीय लघु चित्रकला में ही आप देखते हैं कि ताड़पत्र सर से चलकर और कागज़ तक चित्रांकन आ जाता है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी ईस्वी से पहले भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम परंपरा का प्रतिनिधित्व हमें बौद्ध कला से मिलता है। ये भित्ति चित्र ज़्यादातर बौद्ध कला से और अल्पांश में जैन कला से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय लघु चित्रकला में कहने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म का ज़्यादा साक्ष्य मिलता है और जैन धर्म का कम साक्ष्य मिलता है। लेकिन आपसे क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जाएगा, कहाँ पे बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिला है और कहाँ पे जैन धर्म का साक्ष्य मिला है, तो उसी टाइप से आपको आंसर्स भी देना होता है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है यूं तो भित्ति चित्रण से पूर्व बौद्ध कला और जैन कला का समृद्ध रूप मूर्ति और मंदिरों में फैला मिलता था। कहा जाता है कि दीवारों पे चित्रण से पहले पहले बौद्ध कला और जैन कला का जो समृद्ध रूप होता था, ज़्यादा विस्तृत रूप होता था, वो भित्ति चित्रण के निर्माण के बाद मिलता है। पहले ये मूर्ति और मंदिरों तक फैला रहा है, मूर्ति और मंदिरों में फैला मिलता था। लेकिन बाद में कहा गया कि भित्ति चित्रण के निर्माण से बाद में उसका स्वरूप और अधिक निखर करके आया, यानी और थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया। तो भित्ति चित्रण से कलाओं का विकास हुआ है। फिर वो मूर्ति और मंदिरों तक सीमित नहीं रहा, फिर वो गुफाओं तक भी जा चुका है, ऐसा माना जाता है लघु चित्रकला में। बात करते हैं 10वीं और 15वीं शताब्दी की। तो 500 वर्षों की चित्रकला की उन्नत परंपराओं को जीवित रखने का श्रेय पाल को जाता है, जैन को जाता है, गुजरात को जाता है, अपभ्रंश को जाता है। इन सारी शैलियों में 500 वर्षों तक चित्रकला का काम होता रहा। तो कुल मिलाकर के भारतीय लघु चित्रकला की जो पैदाइशी मानी जाती है वो मूल रूप से 10वीं शताब्दी मानी जाती है और इंड जो है 15वीं शताब्दी के आसपास मान लिया जाता है। तो 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य फली फूली जो चित्रकला है उसे भारतीय लघु चित्रकला नाम दिया जाता है। इन 500 वर्षों में बहुत सारे चित्रकला की उन्नतियां भी प्राप्त होती हैं। इन्हीं उन्नतियों में पहला नाम पाल शैली है। तो पाल शैली को हम लोग पढ़ते हैं। पाल शैली से पहले चलो जैन शैली पढ़ लेते हैं। जैसे जैन शैली दिया गया है, जैन शैली। तो जैन शैली क्या है? राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी एक प्राचीन परंपरा पे आधारित रही है। जैसे राजपूतों की परंपरा रही है, ऐसे जैन की भी अलग परंपरा रही है। ऐसी परंपरा पे आधारित रही है जो राजपूत कलम से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों से भी 1 शताब्दी पहले की सिद्ध होती है। कहा जाता है जो राजपूत की शैली रही है उससे 1 साल पहले का डाटा यहाँ पे मिलता है। 1 शताब्दी यानी 100 वर्ष पहले का डाटा यहाँ पे मिल जाता है। कहाँ पे? जैन शैली में।
बात करें अगर जैन शैली की तो कहा जाता है ताड़पत्र पे अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर। ये क्वेश्चंस छपने वाले सीरीज के हैं, छपते हैं। कल्पसूत्र की रचना किस पे होती है? ताड़पत्र पे होती है। कहाँ पे होती है? जैन शैली के अंतर्गत होती है। कालकाचार्य कथा का चित्रण किस पे हुआ है? ताड़पत्र पे हुआ है। किस शैली में हुआ है? जैन शैली में हुआ है। यही क्वेश्चंस बनता है सीधे सीधे। तो इसे आपको याद रखना होगा कि ताड़पत्रों पे अंकित कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा के आधार पे निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ और अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन डाटा माने जाते हैं, सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण माने जाते हैं। अभी आपने देखा कि जो भारतीय लघु चित्रकला थी उसमें कहा गया था अल्पांश में जैन शैली आती है और दीर्घांश में क्या आता है तो कहा जाता था बौद्ध शैली आती है। तो जैन शैली ही जैन धर्म को प्रमाणित करती है। यहीं पे ज़्यादातर डाटा जैन धर्म से संबंधित मिलता है, चाहे वो कल्पसूत्र हो, चाहे वो कालकाचार्य कथा हो, चाहे वो नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी, इन सबके तीर्थंकरों के वर्णन हो। ये केवल और केवल जैन शैली तक सीमित रहे हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलता है, यही लघु चित्रकला के अंतर्गत आता है, याद रखना। आगे कहा जाता है कि जैन चित्रकला की ऐतिहासिक उपलब्धि 7वीं शताब्दी से है, जिसके प्रमाण सम्राट हर्ष के समकालीन पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय से माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि महेंद्र वर्मन के समय में मूल रूप से जैन शैली आगे बढ़ती है। तो जैन शैली का प्रमाण कब मिलता है? 7वीं शताब्दी के आसपास मिलता है, याद रखना है। क्वेश्चंस पूछा जाता है तब राइट आंसर खंगालने में दिक्कत हो जाती है। आगे बात करें तो कहा जाता है सित्तनवासल गुफा की 5 जैन मूर्तियां हैं। तो सित्तनवासल में कितनी जैन मूर्तियां पाई जाती हैं? सित्तनवासल वही तमिलनाडु वाला बेल्ट होता है बेटा। तो वहां पे कितनी? तो 5 जैन मूर्तियां पाई जाती हैं, याद रखना। ये भी लघु चित्रकला के अंतर्गत छोटा सा पॉइंट आ गया, लेकिन आपको काम क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन कर लेंगे तो दिमाग में सेव हो जाएगा और फाइनली जब पेपर आएगा तो वहाँ पे काम देगा, टेस्ट पेपर आएगा तो वहाँ पे काम देगा, मॉडल पेपर करेंगे तो वहाँ भी काम देगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी काम दे जाएगा कि हाँ ये जैन शैली से यानी लघु चित्रकला से पूछा गया था। फाइनली दिमाग में सेव होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना डाटा पढ़ा, मतलब इससे है कि आपने कितना पढ़ा जो दिमाग में सेव है, यही काम करेगा। क्योंकि आप जानते हैं पेपर देने जाएंगे तो वहाँ केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, जो दिमाग में सेव होगा वही कर पाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रैक्टिस कहा जाता है, बहुत बढ़िया माध्यम है। मैं प्रैक्टिस पे ही भरोसा करवाता हूँ, आपको प्रैक्टिस ही करवाता हूँ। अगला पॉइंट कह रहा है जैन शैली के चित्र प्रायः श्वेतांबर जैन संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। तो श्वेतांबर जैन संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों में क्या मिलता है? जैन शैली का चित्रण मिल जाता है, जो पटना में है, खंभात में है, अहमदाबाद में है, बीकानेर में है। ये सब नगरों में जैन के भंडारण खूब ज़्यादा मिलते हैं, जैन के चित्र ज़्यादातर सुरक्षित मिल रहे हैं। तो जैन शैली के चित्र कहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित पाए जाते हैं? पाटन यानी पटना में मिलता है, खंभात में मिलता है, अहमदाबाद में मिलता है और बीकानेर में मिलता है। तो यहाँ सब डाटा जो मिलता है वो जैन धर्म से संबंधित मिल जाता है, चाहे वो 24 तीर्थंकरों की बात हो या फिर अन्य, जैसे पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, अन्य में बहुत सारे नाम आ जाते हैं, महावीर स्वामी हो। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है जैन शैली में कि जो है दिगंबर ग्रंथों में सट खड़ागम ताड़पत्रीय ग्रंथ है जिसमें चित्र बने हुए हैं और यह 1113 से 20 ईस्वी के मध्य चित्रित हुआ है। इसमें श्रावकों, मुनियों, चक्रेश्वरी देवी आदि का अंकन बहुत अच्छे से किया गया है। तो सठ खड़ाग गढ़यम का चित्र कहाँ पे चित्रित है? तो सठ खड़ा गढ़ियम ताड़पत्रीय चित्र मूल रूप से जैन शैली में चित्रित है। जैन शैली का बहुत बढ़िया उदाहरण माना जाता है, जहाँ पे चक्रेश्वरी देवी का अंकन भी बहुत अच्छे से किया गया है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है जैन ग्रंथ पे बने चित्रों के कारण से इनका नाम जैन शैली पड़ गया और इन चित्रों की पृष्ठभूमि गहरी लाल होती है जिस पर बेल बूटे का आकर्षण रंग से चित्रण प्रतिभावशाली बन जाता है। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बेल बूटेदार चित्रण कहाँ की परंपरा रही है? तो आज शायद आप लोगों ने किया होगा। बेल बूटेदार चित्रों का अंकन जैन शैली की बहुत खास विशेषता रही है, जैन शैली की बहुत खास विशेषता रही है। आज के शायद 50 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, आज करवाया था या कल करवाया था, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है।
आपने देखा होगा इसी टाइप से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हर एक पॉइंट को आप पकड़ते हुए चलेंगे तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है जैन शैली का विकास कब से कब तक रहता है, तो 7वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। अक्सर लोग इसे 10वीं शताब्दी लगा के आते हैं जो गलत हो जाता है। 7वीं से 15वीं शताब्दी तक कुछ जगह रहता है, 7वीं से 10वीं शताब्दी तक कुछ जगह रहता है और कई जगह किताबों में 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो याद रखना है अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलता है, तो उससे आपको हताश या फिर निराश नहीं होना है। जैन शैली में जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछा गया, ताड़पत्र पे कल्पसूत्र का चित्रण या फिर कालकाचार्य कथा का चित्रण पूछा गया है, तो इसे याद रखना होगा। आगे पॉइंट आता है पाल शैली का। आइए हम लोग पाल शैली भी पढ़ लेते हैं। पाल शैली में लगभग 750 ईस्वी से 1197 ईस्वी के आसपास का डाटा मिलता है। पाल शैली की अगर बात करते हैं तो थानेश्वर के सम्राट हर्ष और गौड़ के राजा शशांक के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक बंगाल की शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी रही। और जब आप जानते हैं कोई भी राज्य हो शासन व्यवस्था बिगड़ जाती है तो वहाँ पे कुशासन का बागडोर हो जाता है, और जब कुशासन हो जाता है तो जनता खुद जो है विद्रोह कर देती है। तो ऐसा काम यहाँ पे भी होता है। सन 730 से 740 ईस्वी के मध्य बंगाल की जनता में विद्रोह आरंभ हो गया। जब विद्रोह हो गया तो बंगाल की जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को चुन करके अपना राजा घोषित कर दिया। गोपाल सामान्य सा आदमी था, उसको राजा बना दिया गया और पहला पाल शासक गोपाल बन जाता है। तो बार बार क्वेश्चंस बनता है कि पाल शैली को एस्टेब्लिश किया था तो राजा गोपाल ने किया था, चुन करके अपना राजा घोषित कर दिया, और इस प्रकार बंगाल में शांति और पाल राजवंश की स्थापना भी हो पाती है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चंस बनता है कि कहाँ पे पाल वंश पल्लवित होता है, कहाँ पे उद्धृत होता है, कहाँ पे जो है ये एस्टेब्लिश होता है। तो पाल राजवंश मूल रूप से बंगाल में पूर्वी वाला हिस्सा जो आज वर्तमान समय में दीदी का राज चलता है, उसी बंगाल में मूल रूप से गोपाल राजा बनता है। राजा गोपाल जो बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक माना जाता है ने शीघ्र ही दक्षिणी बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसने भी अपने राज्य को बढ़ाने की चेष्टा की। आप जानते हैं कोई भी राजा होता है तो अपना विस्तार चाहता है। जैसे आज के समय में राजनीतिक पार्टियां अपना विस्तार चाहती हैं, वैसे उस टाइम में राजाओं ने अपना जो है क्षेत्र बढ़ाना स्टार्ट किया। और राज्य विस्तार से होता क्या था, ज़्यादा चुंगी आएगी, ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा कमाई होगी तो राज्य का जो है शान शौकत बरकरार रहेगा, इसलिए इसका विस्तार भी होता था। तो बिहार तक अपना राज्य विस्तार कर चुके थे, बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। गोपाल के पश्चात उसका उत्तराधिकारी पुत्र आता है धर्मपाल। धर्मपाल गद्दी पे बैठता है। 810 ईस्वी में धर्मपाल ने अपने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। और जब धर्मपाल बैठते हैं तो वो अति धार्मिक प्रवृत्ति का राजा माना जाता है। विद्या व्यवसायी था, कला का संरक्षक था। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल किसका पुत्र था? गोपाल का पुत्र था। गंगा के किनारे भागलपुर जिले में, ये बहुत बार क्वेश्चन छपा है बेटा, कहाँ पे? भागलपुर जिले में, जो बिहार में पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो राजा धर्मपाल ने करवाई, जो गोपाल का पुत्र होता है। गोपाल किस शैली का शासक रहा है? पाल शैली का जो है शासक रहा है। पाल शैली को स्टेब्लिश करने का काम, स्थापित करने का काम गोपाल का ही रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है। किसने स्टेब्लिश करवाया? गोपाल का पुत्र धर्मपाल ने स्टेब्लिश करवाया। किस धर्म से संबंधित था? पाल शैली, पाल साम्राज्य से संबंधित रहा है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि धर्मपाल ने ओदांतपुरी और सोमपुरी बिहारों को वीरेंद्र, जिसे उत्तरी बंगाल में बनवाता है, मूल रूप से सोमपुरी और ओदांतपुरी बिहारों को भी बनवाता है। देवपाल आते हैं, ये धर्मपाल के पुत्र होते हैं। इन्होंने भी अपनी सीमा का विस्तार किया। यह वस्तुतः चित्रकला और मूर्तिकला का महान उन्नायक माना जाता है। तो चित्रकला और मूर्तिकला का बढ़िया सा शासक माना जाता है, उन्नायक माना जाता है, आगे ले जाने वाला शासक माना जाता है, तो है देवपाल। इन्होंने सारनाथ, गया, नालंदा, कुकिहार आदि स्थानों पे मूर्तियां बनवाई। कहाँ कहाँ पे? कुकिहार में, नालंदा में, गया में, सारनाथ में। ऐसा काम किसने किया? पाल वंश का शासक देवपाल ने किया, जो मूल रूप से किसका पुत्र था? तो आप जानते हैं धर्मपाल का पुत्र था। देवपाल के बाद उसका पुत्र आता है नारायणपाल। नारायणपाल ने सत्ता संभाली। नारायणपाल के बाद महिपाल आते हैं। इस राज्य का सबसे प्रतिभाशाली सम्राट बन जाता है। कौन? तो महिपाल बनता है सबसे प्रतिभाशाली सम्राट। महिपाल के समय में ही अनेक पाल पोथियों का चित्रण हो जाता है। तो पाल पोथियां किस पे लिखी जाती हैं? ताड़पत्रों पे लिखी जाती हैं। महिपाल सबसे ज्यादा पाल पोथियां निर्माता है। याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वहां पे महिपाल राइट आंसर बनेगा, गोपाल नहीं होगा, ना ही धर्मपाल होगा। महिपाल ने कई चैत्य, मूल गंधकुटी और धर्मराज का स्तूप भी बनवाए। तो चैत्य बनवाए, जो पूजा स्थल होता है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के भिक्षु जहाँ रहते हैं उसे बिहार कहा जाता है। मूल गंधकुटी और धर्मराज का स्तूप भी बनवाने का काम किसका रहा है? महिपाल का रहा है। महिपाल
विग्रहपाल का पुत्र जगतपाल था और जगतपाल का पुत्र आता है विग्रहपाल तृतीय। मूल रूप से ये सब सत्ता संभालते हैं, ये सभी जो है राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाते हैं, बौद्ध धर्म का काम करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है। 1087 ईस्वी का चित्र इस समय का सबसे बढ़िया चित्र माना जाता है। आप जानते होंगे ये क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 बार छप चुका है। 1087 ईस्वी में ये डाटा मिलता है और बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है, कमल पर बैठे हुए हैं। ऐसा डाटा कहाँ से मिलता है? पाल शैली से मिलता है। विग्रहपाल तृतीय के राज्यकाल में उत्तरी बंगाल में सेन वंश का उदय हो जाता है। जब ये विग्रहपाल तृतीय यहाँ पे पाल वंश में शासन करता है तो वहीं पे उत्तरी बंगाल में मूल रूप से उत्तरी बंगाल में पाल वंश का बाद मूल रूप से किसका उदय हो जाता है? सेन वंश का उदय हो जाता है। और मूल रूप से बंगाल पाल वंश के बाद इस प्रदेश पर सेन राजवंश की स्थापना भी हो जाती है। जब पाल वंश थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो सेन वंश यहाँ पे आधिपत्य कर लेता है और सेन वंश की स्थापना भी हो जाती है। 11वीं शताब्दी के मध्य नौकल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने बंगाल पर आक्रमण कर लिया। कहाँ के शासक थे? नौकल्याणी के चालुक्य शासक रहे हैं राजा विक्रमादित्य। ये बंगाल पे आक्रमण करते हैं। तब उनके एक सेनापति सामंत सेन ने उत्तरी उड़ीसा में सुवर्ण रेखा नदी के किनारे काशीपुरी नामक नगर में एक छोटा सा राजवंश की स्थापना कर ली थी। किसके सेनापति? राजा विक्रमादित्य के सेनापति ने स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक छोटा सा राजवंश स्थापित करते हैं। 12वीं शताब्दी में इस राजवंश के किनारे विजय सेन ने पल्लवों से मूल रूप से पालों से बंगाल को जीत लिया और पाल वंश की शक्ति को क्षीण कर दिया। विजय सेन, बल्लाल सेन और बल्ला सेन का पुत्र लक्ष्मण सेन क्रमशः राजा तो बने। लक्ष्मण सेन का एक विद्वान और शक्तिशाली राजा भी रहा है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, उमापतिधर, श्रीधर दास, हलायुद्ध, गोवर्धनाचार्य जैसे विद्वान और कवि किसके दरबार में रहे हैं? तो इस सब के सब लक्ष्मण सेन के दरबार में रहे हैं। क्वेश्चंस बनता है जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव मूल रूप से किसके दरबार में रहे हैं? तो राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहे हैं। उमापतधर भी रहे हैं, श्रीधर दास भी रहे हैं, हलायुद्ध भी रहे हैं, गोवर्धनाचार्य भी रहे हैं। ये सब विद्वान रहे हैं, कवि रहे हैं। किसके दरबार की? लक्ष्मण सेन के दरबार की। तो उनके दरबार की शान भी थे ये सब, ठीक है। लक्ष्मण दास का पुत्र आता है माधव सेन। फिर कुतुबुद्दीन के सेनापति से 1199 ईस्वी में माधव सेन हार जाता है। जब कुतुबुद्दीन का सेनापति माधव सेन को हरा देता है तो ये जो है राज्य भी हड़प लिया जाता है। यहाँ पे शासन भी कुतुबुद्दीन का हो जाता है। तो इस वंश के राजा सेन नाम से प्रसिद्ध थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, बौद्ध धर्म का विरोध मानते थे। और 1199 ईस्वी में तुर्कों ने नालंदा पर जो आक्रमण किया था उससे बौद्ध संस्कृति और चित्रकला को बहुत गहरा धक्का पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे डाटा ये लोग जला दिए थे, बहुत सारे डाटाओं को तोड़ डाला था, मूर्तियों को तोड़ डाला था, तो क्षतिग्रस्त ज़्यादा किए थे। पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इन्हीं के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म और संस्कृति तिब्बत और दक्षिणी पूर्वी देशों तक फैल पाई थी। तो मूल रूप से पाल शैली बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देती है, दक्षिण पूर्वी देशों में पहुंचाती है। साथ में तिब्बत वाला बेल्ट जहां दलाई लामा वर्तमान में रहते हैं, वो सब बेल्ट में मूल रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाल राजाओं के द्वारा ही होता है। वही पाल राजा जिसका मूल रूप से स्टेबलाइजेशन मूल रूप से किसने किया था? गोपाल ने किया था। अब अगर आगे बात करें तो कहा जाता है प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रूबिशो कहते हैं कि पाल शैली को हम लोग बिहारी शैली के नाम से जानेंगे। तो हेलेन रूबिशो के अनुसार पाल शैली ही बिहारी शैली रही है। जबकि आप जानते हैं पाल वंश कहाँ पे था? बंगाल में था। बिहार तक इसका जो है थोड़ा बहुत डाटा मिलता है, बिहार तक ये फैला हुआ था। क्योंकि यह शैली बिहार और उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि क्षेत्रों में पनपी है, अतः बिहार शैली का नामकरण देख करके इसे केवल मात्र बिहार से जोड़ना उचित नहीं जान पड़ता है। अतः इसका पाल शैली ही सबसे उपयुक्त नाम रहा है। तो कला समीक्षकों के अनुसार बहुत सारे नाम बहुत सारे जगहों के स्थान पर पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। स्थान केवल नाम विशेष से नहीं हो पाता है, या नाम केवल स्थान विशेष से नहीं हो पाता है, कुछ खूबियाँ उसमें होनी चाहिए। कलाकार धीमान और उसके पुत्र वित्तपाल आते हैं ने इस शैली को पनपने में सहायता दी है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है पाल शैली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो कई बार जो है धीमान और वित्तपाल को मान लिया जाता है। तो ये भी याद रखना, पाल शैली को बढ़ाने के लिए धीमान और वित्तपाल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, बंगाल, बिहार और नेपाल। तो ये बहुत बार पूछा जाता है पाल शैली का वास्तविक केंद्र रहा है तो बंगाल, बिहार और नेपाल ही माना जाता है। इसका आंसर्स बहुत बार सही माना गया है, यही याद रखना। शुरू कहाँ से होती है? बंगाल से होती है। बढ़ती कहाँ तक है? बिहार और नेपाल तक।
पाल शैली में ताड़पत्र लगभग 2 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े हुए हैं। हालांकि ये डाटा गलत भी लिखा हुआ है, कई जगह कई टाइप के डाटा मिलते हैं। ये 22.5 इंच होता है बेटा, 22 सही, 22.5 करिए और इसे 12.5 इंच कर लीजिए। कई जगह कई टाइप का डाटा मिलता है। फिलहाल यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 2 इंच 2.5 इंच, कुछ जगह कुछ दिखाई देता है। तो पाल पोथियों में बहुत टाइप के डाटा भी आपको मिलते हैं। तो पाल पोथियों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो वास्तविकता से कुछ परे भी डाटा मिल जाता है आपको। और पाल धर्म आप जानते हैं वही गोपाल वाला शासन जिसमें रहता है, वहीं से पाल का अध्याय भी स्टार्ट हो पाता है, वहीं से पाल का अध्याय भी स्टार्ट हो पाता है। आगे अगर बात करें, अभी इस पे हम एग्जैक्ट डाटा दे देंगे आपको। ताड़पत्र 2.5 है या फिर 22 सही 1/4 है और 22 है या फिर 12 है या 17 है, बहुत टाइप का डाटा देते हैं। तो इस पर हम अभी एक खोजबीन करके एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको दे रहे हैं। इस ताड़ पन्नों से बने पृष्ठों पे देवनागरी लिपि में सुंदर और कांटे छाप के समान अक्षरों में यह पोथियां लिखी गई हैं। तो पाल पोथियां किस में लिखी गई? देवनागरी लिपि में लिखी गई। ये इतना डाटा जरूर याद रखना कि देवनागरी लिपि में मूल रूप से पाल पोथियां लिखी गई हैं। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि इन पृष्ठों के बीच बीच में आयताकार और वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था, जिसे महायान देवी देवताओं के चित्र बना दिए जाते थे। तो जो आयताकार स्थान छोड़ा जाता था उसमें महायान देवी देवताओं के चित्रण का कार्य कर दिया जाता था। यही पाल पोथियों में ही, याद रखना, पाल पोथियों में ही। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि पाल धर्म के चित्र या तो 1-2 इंच वर्गाकार होते थे। इन पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे और इन्हें दप्तियां या फिर काष्ठ पलक कहा जाता था। इन पर भी भगवान बुद्ध की जीवनी तथा उनसे शिक्षा संबंधी चित्रों को अंकित किया जाता था, जो जातक कथा पर आधारित थी। पाल शैली के चित्रों पर अजंता शिल्प का प्रभाव खूब ज्यादा रहा है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता शिल्पी का प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पाल शैली में देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं अजंता में भी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे डाटा मिल जाते हैं, बहुत सारी गुफाएं भी होती हैं। तो इसीलिए उसका प्रभाव यहां भी रहा है। आगे हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट कहता है कि पाल पोथियों में सचित्र पोथियां 2 दर्जन से कम मिलती हैं। 2 दर्जन से कम सचित्र पोथियां मिलती हैं जिसमें चित्र युक्त है, और जो प्राप्त है उसमें साधनमाला, गंधर्व व्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा, महायान, ये सब बौद्ध पोथियां हैं जिसमें पाल पोथियों से संबंधित डाटा माना जाता है। हालांकि अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता बौद्ध ग्रंथों पर आधारित है, और इस ग्रंथों में अनेक प्रतियां 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के भीतर बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा, विक्रमशिला आदि में बनाई गई हैं, चित्रित हुई हैं, ऐसा माना जाता है। गोपाल तृतीय के 15वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित माना जाता है और विक्रमशिला महाविद्यालय में इन्हें चित्रित किया गया है, ये भी बताया जाता है, ये भी कहा जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो हम लोग आगे अगर देखें तो अगला पॉइंट कहता है कि पंचशिखा की अगर बात करें तो राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष के चित्रित की गई डाटा को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पुस्तकालय में आज सुरक्षित रख लिया गया है। पंचशिखा कहाँ पे है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। वहाँ के कहाँ पे? चित्रशाला में नहीं है, वहाँ के पुस्तकालय में है, यानी लाइब्रेरी में। गंधर्व व्यूह ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो गंधर्व व्यूह ग्रंथ की अगर बात करें तो इसकी प्रतिलिपि कुल्लू, स्वैस्तालिक, रोरिक इत्यादि के संग्रहों में है, जिसमें 126 चित्र हैं जो अजंता परंपरा के अनुरूप है। तो ये गंधर्व व्यूह की बात हो गई। बौद्धचार्य व्रत की अगर बात करते हैं तो इसकी एक प्रतिलिपि बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में और एक जो है बेरांद्र अनुसंधान समिति राजशाही में सुरक्षित रखा हुआ है, बौद्धकाचार्य व्रत की। अगला पॉइंट आता है पाल शैली की अधिकांश चित्र पोथियां ही प्राप्त होती हैं। तो आप जानते हैं पालों में पोथियों का चित्रण खूब हुआ है, तो पाल ताड़पत्रों पे पोथियों का चित्रण करवाया करते थे। मानव कृतियों के अधिकतर चेहरे सवा चश्म चेहरे हैं और एक ही प्रारूप में बनाए जाते हैं। सिर चपटे होते हैं, नाक लंबी होती है जो पतले गले से आगे निकलती हुई दिखाई जाती है, और मूल रूप से आंखें बड़ी बड़ी कर्ण स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई होती हैं। कुल मिलाकर के आकृतियों में सजीवता और स्वच्छंदता का अभाव है और आसपास ही डाटा दिखाई भी देता है।
आकृतियों के हाथों तथा पैरों की मुद्राओं में अखड़न सा दिखाया गया है पाल शैली में। पाल शैली में चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तूलिका की जगह निब का प्रयोग किया गया है, यानी कागज पे चित्रण का कार्य स्टार्ट हो जाता है। तूलिका मतलब होता है ब्रश, ब्रश की जगह निब का प्रयोग बताया जा रहा है कि ऐसा प्रयोग माना जा रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है। पाल शैली में पोथियां उत्तम प्रकार के ताड़पत्रों पर छाया में सुखा करके बनाई गई हैं और पत्रों पर तैयार की गई हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई सही अनुपात में रखी गई है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगले स्टेप की अगर हम लोग बढ़ें तो अपभ्रंश शैली हम लोग पढ़ेंगे। अपभ्रंश शैली भी देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे अपभ्रंश शैली की बात करें तो इसे कहा जाता है प्रारंभ में इस शैली के चित्रों को जैन शैली में कह करके संबोधित कर दिया गया। फिर इसी प्रकार के चित्र मालवा, राजस्थान, गुजरात और दूसरे संप्रदायों के ग्रंथों में भी व्यापकता से पाए गए। तो इसके निश्चित नामकरण की समस्या उठ खड़ी हुई कि इसका नया नाम क्या होगा। इसलिए इस शैली को गुजरात शैली या फिर पश्चिम भारतीय शैली कहा गया। आगे कहा गया कि कहा जाना उपयुक्त समझा गया, किंतु डॉक्टर मोतीचंद का कहना है कि इस शैली के चित्र पश्चिम भारत के अतिरिक्त भारत के अन्य स्थानों पर भी मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, अतः इसको पश्चिमी नाम थोपना उपयुक्त नहीं होगा। ये तो मोतीचंद के अकॉर्डिंग हो गया। मोतीचंद ने अपना राय दिया तो राय कृष्ण दास कैसे बैठ जाते, इन्होंने भी अपना नाम दे दिया। राय कृष्ण दास जी ने कहा इस शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली के नाम से ही कहना अधिक उपयुक्त समझा जाएगा। तो गुजराती शैली या पश्चिम भारतीय शैली ना कह करके अपभ्रंश शैली नाम किसने सजाया, तो आप जानते हैं राय कृष्ण दास ने सजोया था। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया है, तब वहां पे राइट आंसर आपको राय कृष्ण दास ही लगाना पड़ता है। भारतीय साहित्य में भी यह काल प्राप्त्य भाषाओं की रचना का काल माना जाता है, जिसमें पिंगल डिंगल लोक भाषा में वीर काव्य की रचना हुई है और इसके फलस्वरूप इस काल को साहित्य में वीरगाथा काल, चारण काल बहुत नाम से पुकारा जाता है। वीरगाथा काल, चारण काल, अपभ्रंश काल आदि नाम से पुकारा गया। और तो और राजपूत योद्धाओं ने मुसलमानों से अपने देश को बचाने के लिए अपना सौम्य और शांत रूप त्याग करके विकराल महाकाल का रूप भी धारण किया और इसी प्रकार सभी और प्राचीन मान्यताएं भ्रष्ट होती चली गईं, ऐसा माना जाता है अपभ्रंश शैली में। यही पतन कला और साहित्य में भी हुआ है। अतः इस अपभ्रंश शब्द से इस कला की समस्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी परिलक्षित हो जाती है, क्योंकि यह शैली अपनी मूल विशेषताओं को खो चुकी है और अजंता का भ्रष्ट रूप प्रतीत होती दिखाई देती है। इसी कारण शैली का नाम भी अपभ्रंश हो जाता है। तो नाम ऐसे नहीं राय कृष्ण दास ने अपभ्रंश रखा, इसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें भी आई, चाहे वो ऐतिहासिक दिक्कतें रही हों, चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नष्ट करने की बात हो रही हो, चाहे धार्मिक पृष्ठभूमि को नष्ट करने की बात हो रही है, सब जगह जो है दिक्कत हुई है, तब जाकर के इसका नाम अपभ्रंश शैली रखा गया है। अपभ्रंश बिल्कुल सेम टू सेम अजंता की तरह दिखाई देता है। वही अजंता जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 30 गुफाएं जहाँ पे पाई जाती हैं, आप देखते होंगे ज़्यादातर गुफाएं नष्ट होने की कगार पे हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में चित्र मिलते हैं, उसमें भी चित्रों की संख्या को ऐसे तोड़ा मरोड़ा और जो है बहुत घटा के प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखते होंगे चित्रों को बहुत विकराल रूप में दर्शाने का प्रयास भी वहाँ पे किया गया था। आगे अगर बात करें अपभ्रंश के बारे में तो कहा जाता है कि अपभ्रंश नाम के अंतर्गत एलोरा की 10वीं 11वीं शताब्दी के चित्र पाल शैली और जैन शैली सब पर रखा जा सकता है। अपभ्रंश शैली ग्रामीण शैली या फिर ग्राम्य शैली, जैन शैली, गुजराती शैली या फिर पश्चिम भारतीय शैली के रूप में भी इसे कहा जाता है। इसको 3 रूपों में बांट लिया जाता है। कागज ताड़पत्रों पे नहीं, ताड़पत्रों पे बने पोथी, कागज पर बने पोथी और कपड़े पे बने पोथी, तो 3 टाइप के इसे बांटे जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, तो ये एलोरा की 10वीं 11वीं शताब्दी के चित्रों के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। तीनों रूप कौन कौन से हैं, तो ताड़पत्र पर बने पोथी, कागज पर बने पोथी या फिर फुटकर चित्र और कपड़े पर बने चित्र, इन्हें बांटा जाता है 3 खंडों में। तो इन्हें भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपभ्रंश शैली के बारे में।
अपभ्रंश और जैन दोनों शैलियों के सार्थक नामकरण के संदर्भ में 1451 ईस्वी का बसंत विलास, गीत गोविंद और बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तती और रीति रहस्य मूल रूप से आदि पोथियां प्राप्त हैं। इसमें आपको अपभ्रंश शैली और जैन शैली का संबंधित डाटा एक साथ मिल जाएगा। बात करते हैं आगे की, तो कहा जाता है 7वीं शताब्दी से ही गुजरात, मारवाड़ इस शैली के चित्रों का निर्माण होने लगा था और अपभ्रंश शैली का जन्म भी यहीं से हुआ है। मध्य प्रदेश में भी अपभ्रंश शैली का कुछ चित्र प्राप्त हो जाता है, तो इससे भी आपको थोड़ा सा निराश नहीं होना है। सबसे पहले अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्र कल्पद्रुम, जिसे कल्पसूत्र कहा जाता है, नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित करवाया। तो किसने करवाया? विक्रम साराभाई ने करवाया था मणिकलाल के, जिसमें अपभ्रंश शैली के सादे और रंगीन सैकड़ों चित्र एक साथ पाए गए। एक साथ सैकड़ों रंगीन चित्र पाए जाते हैं। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ था। इसके लिपि काल माने जाते हैं कि 1465 ईस्वी का रहा। इस शैली पर कागज से निर्मित ग्रंथ चित्र और स्फुटित चित्र में बहुत बड़ी संख्या में उपलब्धि हुई है, जिसमें कल्पसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, जिसमें से एक प्रति रॉयल एशियंटिक सोसाइटी मुंबई में है और दूसरी जो है लोमड़ी सेठ के आनंद जी कल्याण के पास रखी हुई है। तो कल्पसूत्र की टोटल 3 प्रतियां हैं। सबसे उपयुक्त पोथी जो मानी जाती है वो जौनपुर की मानी जाती है, जौनपुर की, याद रखना। कहते हैं जिसका लिपिकाल 1415 ईस्वी माना जाता है, जो लोमड़ी सेठ के पास रखा हुआ है। कल्पसूत्र की अन्य तीसरी प्रति जौनपुर की है, जो एक स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है और इस समय बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित रखी हुई है। जौनपुर वाली कल्पसूत्र की अंतिम पोथी। यह उत्तम प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी शासनकाल में मूल रूप से चित्रित होता है। तो जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी मूल रूप से चित्रकला को इसको जो है चित्रित करवाता है। तो ये पूछा जाता है कि कल्पसूत्र का सबसे उत्तम प्रति कहाँ से मिला, तो जौनपुर उत्तर प्रदेश से मिला है, जिसे सिराजे हिंद के नाम से पुकारा जाता है। कल्पसूत्र की चौथी प्रति मूल रूप से अहमदाबाद के निवासी मुनु दया विजय जी के संग्रहालय में भी मिल जाती है। तो संग्रह सुरक्षित है, यह भी माना जाता है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई और यह भी स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो अपभ्रंश शैली के उत्कृष्ट चित्रों में से एक है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सबसे अधिक बार जैन शैली का एक ही डाटा पूछा गया, जो जौनपुर से मिलती है। तो कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया प्रति कहाँ से मिलती है, तो जौनपुर उत्तर प्रदेश से मिलती है। आगे अगर पॉइंट देखा जाए तो कहा जाता है कि इस प्रकार बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगालाल जी के संग्रहालय में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तती की पोथियां भी उल्लेखनीय स्थान रखती हैं। अपभ्रंश शैली में श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैलियों में ताड़पत्रीय ग्रंथों के चित्रों को अंगसूत्र, अधनियुक्त आदि उल्लेखनीय माना जाता है। इस सचित्र पोथियों का लिपि काल 10वीं से नहीं 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये सभी पोथियां आज भारत के बड़ौदा, पटना, खंभात, अहमदाबाद, जैसलमेर के निजी ग्रंथालयों और अमेरिका के बोस्टन संग्रहालयों में भी सुरक्षित बताई जा रही हैं कि वहाँ पे सुरक्षित हैं। अपभ्रंश शैली के चित्र ज्यादातर चमकदार और उष्ण रंगों के प्रयोग से बनाए जाते हैं। महावीर की आकृतियों में पीला, पार्श्वनाथ की आकृतियों में नीला, नेमिनाथ की आकृतियों में काला, ऋषभनाथ की आकृतियों में स्वर्णिम अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसे आपको याद रखना होगा। जोधपुर के किसी ज्ञान भंडार से प्राप्त देवभ्रम सूर कृति पांडव चरित्र नामक महाकाव्य, जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया है, कि आदि तथा अंत के पन्नों में 4 चित्र भी बनाए गए हैं, जो कि सभी के सभी अपभ्रंश शैली के बताए जाते हैं। तो अगर इतना डाटा आप याद रख पाते हैं तो आपका भारतीय लघु चित्रकला समाप्त होता है। इसमें जो सबसे खास बात है वो आपको समझा दिया गया, खास फोकस करके बता दिया गया कि सिलेबस में अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां ये लिखे हुए हैं, लेकिन पढ़ना आपको हुमायूं भी है और उसके साथ साथ बाबर भी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बाबर से पूछ लिया गया है और कई बार हुमायूं से भी पूछ लिया गया है। तो इन्हें भी देखना ज़रूरी हो जाता है। क्यों ना हम लोग एक साथ सभी डाटा देखते हुए चलें, क्योंकि फाइनली जो 20% आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें 100% कवर ही करना है, तभी जाकर के आप फाइनल सेलेक्ट हो पाएंगे, अपना सपना साकार कर पाएंगे।
तो इसीलिए हम लोग मुग़ल काल की चित्रकला में बाबर भी देखेंगे, हुमायूं भी देखेंगे, उसके साथ साथ अकबर भी देखेंगे, अकबर के साथ साथ जहांगीर भी देखेंगे, जहांगीर, और जहांगीर के बाद जहांगीर के साथ साथ हम लोग देखेंगे शाह जहां और औरंगजेब को भी देखने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चंस होंगे, सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब जो मूल रूप से चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध बैन कर देता है, और आप जानते होंगे यहाँ से चित्रकार भागना स्टार्ट कर देते हैं, तब छोटी छोटी शैलियाँ पनपना स्टार्ट कर देती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मुग़ल काल की चित्रकला को। तो अगर बात करें मुग़ल काल की, तो ये 1550 से 1857 ईस्वी के आसपास का जो डाटा मिलता है, ये सब कुछ मुग़ल काल की चित्रकला में ऐड कर लिया जाता है। ईरान और फ़ारसी मुग़ल कला का जन्म स्थान रहा है। आप जानते हैं ईरान फ़ारसी मुग़ल कला का जन्म स्थान समरकंद और हेरात में रहा है। तो समरकंद और हेरात कहाँ पे पाया जाता था? ये अफ़गानिस्तान वाला बेल्ट होता है, वहीं पे मूल रूप से इसका जन्म स्थान माना जाता है। आगे हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में फ़ारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष पे प्राप्त होती है। यानी जो फ़ारस की कला होती है, ये मूल रूप से तैमूरीय वंशों के द्वारा थोड़ा सा शीर्षस्थ पे जाती है, थोड़ा सा विकास होता है। आगे तैमूर से क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। जैसे तैमूर वंश के लोग विध्वंसकारी और बर्बरता के लिए जाने जाते थे, थोड़ा खतरनाक होते थे, बम दागने में देर नहीं लगाते थे। तो तैमूर वंश के लोग विध्वंसकारी होते थे, बर्बरता के लिए, क्रूरता के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन इनके लोगों में चित्रकला के लिए भी विशेष स्थान रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। आगे हम लोग बात करें तो तैमूर का पुत्र आता है शाहरुख, और स्वयं ये कवि भी रहा है। जो शाहरुख रहा है तैमूर का पुत्र है, ये कवि भी रहा है, और उसने अपने दरबार में कवियों के साथ साथ चित्रकारों को भी आश्रय दिया, यानी रहने का स्थान दिया। तो कौन देता है? तैमूर का पुत्र शाहरुख देता है। और शाहरुख के ही दरबार में सबसे बढ़िया चितेरा आ जाता है बेहजाद। बेहजाद ही बाद में आगे बाबर के साथ जो है भारत आता है और भारत में चित्रकारी करना स्टार्ट करता है। तो मूल रूप से शाहरुख किसका पुत्र रहा है? तैमूर का रहा है। और तैमूर का पुत्र जो शाहरुख है, उसके दरबार में कौन रहा है? बेहजाद रहे हैं। याद रखना, सबसे उत्तम कलाकार बेहजाद माना जाता है। बेहजाद पहले तो सुल्तान हुसैन बेगरा की, मूल रूप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, सुल्तान हुसैन बेगरा के दरबारी चित्रकारों में रहा है, और फिर उसकी मृत्यु के पश्चात वह सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में भी काम किया। तो सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में काम किसने किया है? बेहजाद ने किया है। इससे पहले कहाँ करता था? सुल्तान हुसैन शाह बेगरा के दरबार में भी उसने चित्रण का कार्य किया है। तो अगर क्वेश्चंस घुमा के पूछे कि सुल्तान हुसैन शाह बेगरा के दरबारी चित्रकारों में से कौन रहा है, तब भी बेहजाद आंसर्स लगाइएगा। अगर ये पूछे शाहरुख के दरबारी चित्रकारों में कौन रहा है, तब भी बेहजाद लगाइएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बाबर के दरबारी चित्रकारों में कौन रहा है, तब भी आपको बेहजाद ही राइट आंसर मारना होगा। तो याद रखना, नाम इम्पॉर्टेंट है, तैमूरीय संरक्षण दिए, इसलिए बेहजाद यहाँ पे आता है। आगे बात करते हैं। कहा जाता है बेहजाद जो है स्कूल की स्थापना के पश्चात इसके उत्तराधिकारियों ने ईरानियों की शैलियों को और अधिक उन्नति प्रदान की। तो बेहजाद ने ईरान शैली को थोड़ा सा बढ़ावा दिया है, इसे उन्नति की ओर ले गया है। यही नहीं, फारस के अन्य शासकों ने भी चित्रकला और चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। तो फारस के शासक भी मूल रूप से चित्रकारों को संरक्षण दिए हैं। इससे पहले कौन दे रहा था? तैमूर वंश के लोग भी दे रहे थे। तो अगर चित्रकारों को जो है संरक्षण दिया जाएगा, तो चित्रकार अपना खुल के जो है अपने खुले मन से चित्रण करेगा, तो जो है चित्रण का कार्य भी बहुत अच्छा होता है। तो आज तो डिजिटल का ज़माना होता है, पहले चित्रकारी के माध्यम से ही वर्तमान साक्ष्य दिखाए जाते थे कि इस टाइप से होता रहा है। यही नहीं, फारस के अन्य शासकों ने भी चित्रकला और चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया है। 16वीं शताब्दी के आसपास कहा जाता है कि एक उच्च फारसी और ईरानी के रूप में विकसित हुई शैली मूल रूप से कौन सी शैली कहलाती है? तो यही कहलाती है ईरानी और मुग़ल शैलियों के साथ साथ भारत में आ जाती है, जिसे हम लोग मुग़ल शैली या फिर मुग़ल काल के बारे में जानते हैं। मुग़ल शैली का जन्मदाता अगर पूछा जाए, याद रखना, ईरानी शैली या फिर मुग़ल शैली का अगर जन्मदाता पूछा जाए, तब तो आप लगाना अनपढ़ राजा अकबर। अकबर वही जो सभी बनवाने में दक्ष था, सभी सबसे ज़्यादा बनवाया अकबर ने, उसके बाद जहांगीर ने। तो वही मुग़ल शैली का जन्मदाता तो अकबर आयोग मानता है, कई बार मान चुका है। लेकिन अगर मुग़ल वंश की बात करें तो मुग़ल वंश का संस्थापक आप जानते ही होंगे, बाबर होता है। वही बाबर जो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जन्म लेता है। आगे बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर आप जानते होंगे 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत पे शासन करता है। भारत में मुग़लों की सल्तनत कायम हो जाने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रकाश में आती है।
चित्रकला की ओर उन्मुख था बाबर, थोड़ा सा इस पे मेहनत किया है लेकिन बहुत ज़्यादा ये काम नहीं कर पाया। तो मुग़ल सल्तनत के अधिष्ठाता मूल रूप से बाबर का जन्म जो कहा जाता है ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी को महान विजेता तैमूर की 5वीं पीढ़ी में हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर किसका पूरा नाम रहा है? बाबर का पूरा नाम रहा है। और बाबर के पिता का नाम क्या रहा है? तो तैमूर उमर शेख मिर्ज़ा इनके बाप का नाम रहा है। याद रखना है, क्वेश्चंस कई बार इनके अब्बू का नाम पूछा गया है। तो बाबर के अब्बू का नाम यानी बाबर के पिता का नाम तैमूर उमर शेख मिर्ज़ा रहा है, जो फरगना प्रांत का एक छोटा सा शासक रहा है। फरगना एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, वहीं पे उमर शेख मिर्ज़ा एज ए शासक के रूप में कार्य करते थे। और उमर शेख मिर्ज़ा की शादी जो होती है वो मंगोल वंश में होती है। तो मंगोल वंश की इनकी मम्मी है, यानी कुल मिला के क्या कहते हैं, अम्मी लोग ये लोग कहते हैं ना। तो इसलिए बाबर का शाही वंश जो है मुग़ल वंश के नाम से प्रख्यात होता है। लेकिन इनका आप जानते होंगे वंशज एक साइड से तो क्या रहा है, एक साइड से तैमूर रहा है और दूसरी साइड से फरगना के शासक मंगोल वंश से रहे। तो मंगोल और जो है मूल रूप से तैमूर के मिश्रण से बाबर का जन्म होता है। और बाबर अपने नाम जान ही लिया है, जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है इसका पूरा नाम। और इससे आगे का कार्य हम लोग देखते हैं। जैसे बाबर स्वयं तुर्क वंश का था, किंतु मुग़ल वंश की प्रायः सभी उत्तराधिकारियों में मंगोल और तुर्क दोनों ही वंशों की जो है परंपराएं आगे चली हैं, भली भांति निर्वाहित हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबर के काल में दोनों परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, जैसे मंगोल का भी और तुर्क का भी। जब बाबर 11 वर्ष की अवस्था में था तभी उसके पिताजी 1494 ईस्वी में आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। हालांकि इसने मारा नहीं है, जैसे औरंगजेब अपने बाप को शाहजहाँ को मारता है और शाहजहाँ अपने बाप को मारता है, तो ऐसा काम इसने नहीं किया है। बताया जा रहा है कि आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और पैतृक रूप से उसने इस छोटे से परगना राज्य को सत्ता देख ली। तो जैसे परगना का शासक 11 वर्ष की आयु में बनता है, फिर ये अपना राज्य विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हड़पने की कोशिश करता है। बाबर एक उच्चाकांक्षी व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि उच्चाकांक्षी ही मतलब को जो राज्य को विस्तार करे, लूटपाट में ज़्यादा, खून खराबे में ज़्यादा मामला रखे, वही है उच्चाकांक्षी व्यक्ति था। सन 1503 ईस्वी में बाबर ने काबुल पे अधिकार कर लिया और जब 1505 ईस्वी आया तो बाबर ने गजनी को भी जीत लिया। और गजनी को जीतने के बाद सन 1511 ईस्वी में जब वह 28 वर्ष का हो चुका था, वह समरकंद पे आता है और समरकंद का यह राज्य छोड़ करके उसे भागना पड़ता है। तो 28 वर्ष की आयु में उसे समरकंद छोड़ करके भागना पड़ता है। फिर उसे जो है सिंध पे हमला करता है। तो सिंध में जो है 1519 ईस्वी तक वह सिंध को पार नहीं कर सका। सिंध में बाढ़ आ जाती है, थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, ये जो है भयभीत हो जाता है, इसकी सेनाएं भयभीत हो जाती हैं, वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर होता है बात 1524 का। तो सन 1524 ईस्वी में दौलत खान और आलम खान जो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, आप जानते होंगे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे। इन्होंने बाबर को लाहौर पे आक्रमण करने का न्योता दे दिया। किसने दिया? तो इब्राहिम लोदी के चाचा, कौन? आलम खान और दौलत खान। जब ये दे देते हैं उसे बुलावा, तब आता है वो अपना काम करने, परंतु उसको इस बार पुनः संगठन के लिए काबुल लौटना पड़ा कि संगठन थोड़ा सा मजबूत करेंगे फिर आएंगे। जब 24 में वापस लौट गया, उसके बाद 1526 का वह सन आता है जब ये बाबर को मूल रूप से विजय प्राप्त होने में आसानी हो जाती है। 1526 में ये मूल रूप से आ जाता है। बाबर 1526 ईस्वी में भारत पे शासन करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, मुगल साम्राज्य का जन्मदाता कौन है? तब कहा जाता है जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। जबकि अगर पूछा जाए मुगल शैली का जन्मदाता, तो आप अनपढ़ राजा अकबर को लगाइएगा, राइट आंसर बनेगा। तो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और साथ ही इस वंश को मुगल संस्कृति और सभ्यता का भारत में सूत्रपात होता दिखाई दे रहा था। तो बाबर ने मूल रूप से मुगल वंश को स्थापित किया है। अब बाबर से जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो उसके जन्म के बारे में पूछा जा सकता है, याद रखना। बाबर स्वयं एक कला पारखी शासक था। वह एक कवि और साथ ही सुंदर गद्य का लेखक भी था। तो गद्य लेखन, पद्य लेखन, ऐसा काम किसने किया है? बाबर ने किया है। तुर्की भाषा में उल्लेखित बाबर की आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी और बाबरनामा, तुज़्क-ए-बाबरी और बाबरनामा बड़े महत्व की पुस्तकें मानी जाती हैं। बाबरनामा का एक उत्कृष्ट चित्र बाबर बगीचे में दावत करता हुआ चित्रित किया गया है। किसमें? तो बाबर बगीचे में बैठा है, दावत खा रहा है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है बाबरनामा में। याद रखना, बाबरनामा में भी बाबर के जीवनी से ही डाटा लिया गया है, दिया गया है।
आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि बाबर की जीवनी तुर्की भाषा की इस कृति से समाविष्ट होती है। अपने स्मरणों में बाबर ने फारसी कला की ओर विशेषतया बेहजाद के आलेख्यों शैलियों पर बहुत ज़्यादा समदृष्टिपूर्ण समीक्षा करता रहा। तो बेहजाद जो इसके काल का थोड़ा सा शासक क्या रहा है, कला पारखी रहा है, जो मूल रूप से कहाँ से आता था, हुसैन शाह बेगरा के दरबार से आता था। उस पर एक खास नज़र रखता था कौन, बाबर। बेहजाद के विषय में वो लिखता है कि वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से चित्रित नहीं कर पाता था। किस पे आरोप लगा रहा है बाबर? तो ये आरोप मूल रूप से बेहजाद के ऊपर लगाया जा रहा है कि वो कला का पारखी शासक रहा है, कारखी जो है कलाकार रहा है, लेकिन जो दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने होते थे तब वो थोड़ा सा असहज हो जाता था, चित्रण करने में थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लेता था, असहजता दिखाता था। कौन? बेहजाद। अगला पॉइंट आता है कि बाबर शाह मुजफ्फर के विषयों में लिखता है। शाह मुजफ्फर भी इसके दरबार का अच्छा चितेरा रहा है, जैसे बेहजाद रहे हैं ऐसे शाह मुजफ्फर भी रहे हैं। तो शाह मुजफ्फर के विषय में लिखता है कि वह एक अच्छा चित्रकार था जो सदृश्य बनाने में निपुण था। सदृश्य होता है सभी, तो सदृश बनाने के लिए निपुण था कौन? शाह मुजफ्फर। परंतु उसका जल्दी ही मृत्यु हो गया, इसी कारण जो है बेहजाद मूल रूप से इनके दरबार का अच्छा दरबारी चित्रकार माना जाने लगा। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने उसे चीनी चित्रों से सजाया हुआ बताया जाता है। नवस्थापित देश होने के कारण कला प्रेमी बाबर चित्रकला की अभ्युन्नति के लिए जो कुछ कर सकता था वह नहीं कर पाया, और एक उच्च कला के लिए जो है वात्स्यायन विरासत अपने पुत्र हुमायूं के हाथों में दे करके 1530 ईस्वी में दिवंगत हो। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बाबर ने चित्रकला के लिए जितना कर सका वो किया, जितना कर सका वो किया। उसके बाद अपने पुत्र के हाथों में यानी हुमायूं के हाथों में जो है शासन सत्ता दे करके सभी काम जो है निपटा करके आराम से वो आगे निकल गया। तो तुझ ए बाबरी किसके बारे में है? बाबर के बारे में है। बाबरनामा किसके बारे में है? बाबर के बारे में है। बाबर बगीचे में बैठा दावत कर रहा है, ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया? बाबरनामा दर्शाया गया। बाबर मूल रूप से किस वंश का रहा है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बाबर कौन से वंश का रहा है। तो डबल का जो है काम्बो मिक्सर होता है, एक तो तैमूर का और दूसरा मंगोल का। तो फरगना प्रांत मंगोल वाला होता है, आप जानते हो। तैमूर वाला फरगना वाले बेल्ट में आता है। तो मंगोल से इसकी माता होती हैं, तैमूर से इसके पिता उमर शेख होते हैं। दोनों के काम्बो से मूल रूप से बाबर का जन्म होता है। तो क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया गया, इसका पूरा नाम क्या है? जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर लगाइएगा। जन्म एक बार पूछा गया तो 14 फरवरी 1483 लगाइएगा। मूल रूप से बाबर कौन से शैली को इस्टेब्लिश करता है? तो बाबर कोई भी शैली यहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, याद रखना। मुगल वंश को ये इस्टेब्लिश करता है, शैली नहीं। मुगल शैली मूल रूप से अकबर ही इस्टेब्लिश करता है। बाबर के दरबार के अच्छे चितेरे कौन रहे हैं? तो बेहजाद रहे हैं। बेहजाद के साथ एक और चितेरा रहा जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी हमने दी थी, उसके बारे में बताइए। तो शाह मुजफ्फर रहा। इतना काम बाबर के लिए पर्याप्त है। फिर हम लोग आगे बढ़ें, अगर बात करें तो हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं के बारे में भी देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भारत में जिन पुस्तकों में बाबर ने अपने साथ लाया था उसमें शाहनामा का सचित्र प्रति होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार छपा है, इसलिए हमने इसे टेस्ट में बहुत बार करवाया कि शाहनामा अपने साथ कौन लाता है? बाबर लाता है। शाहनामा का सचित्र पत्र भी है जो लगभग 200 वर्षों में शाही पुस्तकालय में सुरक्षित रखा हुआ है। बाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इसे लंदन पहुंचा दिया गया और आज वह एशियंटिक सोसाइटी लंदन के पुस्तकालय में संपत्ति बन करके रखी हुई है। तो कहाँ पे आज शाहनामा है? एशियंटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में मूल रूप से वहाँ की पुस्तकालय में रखी हुई है। शाहनामा वही है जो बाबर अपने साथ लाता है। बाबर को आपने पढ़ रखा। बाबर के बाद कौन आएगा? उसका पुत्र हुमायूं आएगा। तो हुमायूं को भी देखने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन हुमायूं से भी बन जाता है। जैसे हुमायूं की अगर बात करें तो 1530 से 1556 ईस्वी तक ये कार्यकाल पे रहता है और मूल रूप से मुगल वंश को आगे बढ़ाने का काम करता है। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 1508 ईस्वी में होता है। उसके 3 छोटे भाई होते हैं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। कमरान, अस्करी और हिंदाल को भी कौन? हुमायूं अपने अपने राज्य का छोटे छोटे हिस्सा दे देता है, वहाँ पर जाओ और शासन करो, अपना काम चलाओ। बाबर के पश्चात वह सन 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। उसकी उम्र उस समय 23 वर्ष होती है। बाबर 11 वर्ष की उम्र में बैठता है, ये 23 वर्ष की उम्र में बैठता है। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी छप चुका है, याद रखना। हुमायूं का जीवन संघर्षमय रहा है क्योंकि आप जानते होंगे कि सन 1530 से 1540 तक वह निरंतर सत्ता में रहा। उसके बाद उसे सत्ता से बेदखल भी करना पड़ा। लेकिन सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह हुमायूं को परास्त कर देता है और शेरशाह गद्दी पे बैठ जाता है। वह लाहौर होते हुए अमरकोट भाग जाता है। अमरकोट नहीं भागता तो मूल रूप से शेरशाह उसकी
बधे कर देता, काम ही खत्म हो जाता। तो शेरशाह मूल रूप से हुमायूं को परास्त कर देता है। तो वो लाहौर के रास्ते होते हुए भाग जाते हैं। अमरकोट सिंध में पड़ता है, वहाँ राणा के शरण में मूल रूप से जाते हैं, जहाँ पे आप जानते होंगे। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि अमरकोट में मूल रूप से किसका जन्म हुआ, तो अकबर का जन्म अमरकोट में ही होता है। इसीलिए होता है कि हुमायूं यहाँ से जो है पलायन कर चुका था, भाग चुका था। और भागा किसके लिए था, तो आप जानते हैं शेरशाह से युद्ध हारने के बाद कन्नौज का युद्ध हारता है, तब भागता है। तो वहाँ राणा के जो है मूल रूप से वहाँ पे जाता है और शरण लेता है, वहाँ पहुँचता है। तो 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को उसका पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म हो जाता है राणा वीरसाल के महल में। इसीलिए क्वेश्चन बनता है अनपढ़ राजा कौन है, तो अकबर है। अकबर इधर उधर भागने में ही रहा है, अपने बाप के साथ भागता रहा इधर उधर, तभी जो है उसकी जो है प्रारंभिक शिक्षा नहीं हो पाती। इसके पश्चात की अगर बात करते हैं तो इसके पश्चात वह खान देश होते हुए फारस जाता है, फारस के साथ के शरणों में जाता है, फिर ईरान पहुंचता है, 1 वर्ष तक वहां रहता है। सन 1545 ईस्वी में काबुल आता है और कंधार पे पुनः अधिकार कर लेता है। जब वो 1555 ईस्वी के आरंभ में हुमायूं के शिया मत ग्रहण कर लेने के बाद मूल रूप से कहता है कि बहराम खां जैसे योग्य सेनापति की सहायता मिली तो उसने दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लिया। तो बहराम शाह इसे मूल रूप से गद्दी पे बैठाने के लिए हावी हो जाता है। बहराम शाह की ही मदद से हुमायूं दोबारा गद्दी पे बैठ जाते हैं। कब बैठते हैं, 1555 में बैठते हैं। आप जानते हैं 15 सालों तक बीच में दूसरा राज्य किया, किसने किया, शेरशाह ने किया। परंतु उनकी मृत्यु होने की वजह से वह दिल्ली की गद्दी पर केवल कुछ महीने ही शासन कर पाता है। जैसे बैठता है, कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में अकबर बैठ जाता है, तो कुछ ही महीनों में ही वह शासन कर सकता है। ईरान का शाहतास मास्यम स्वयं एक उच्च कोटि का कलाकार रहा है। तो शाहतास मास्यम मूल रूप से कहाँ का चित्रकार रहा है, ईरान का रहा है। किसके दरबारी चित्रकारों में से शामिल रहा है, तो हुमायूं के दरबार में एक आध बार आ चुका है। इसलिए क्वेश्चन हो सकता घुमा के पूछ ले, फिलहाल अभी पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया कि हुमायूं और हुमायूं का लौंडा अकबर ये दोनों चित्रकारी सीखते थे। तो हाँ, ये दोनों एक साथ चित्रकारी सीखने जाते थे, लेकिन कुछ खास नहीं सीख पाए थे। सन 1544 ईस्वी के लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था, तब तबरेज में उसकी मुलाकात 2 महान ईरानी चित्रकारों से हो जाती है। कहाँ से लौट रहा था, काबुल से लौट रहा था। किससे होती है, तबरेज में मूल रूप से 2 महान चित्रकार होते हैं। एक का नाम होता है ख्वाजा अबू समद सिराजी। ख्वाजा अबू समद सिराजी किसके दरबार का अच्छा चितेरा माना जाता है, तब कहा जाता है हुमायूं के दरबार का अच्छा चितेरा है। और दूसरा विद्वान होता है मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी दरबारी चित्रकार हो जाते हैं हुमायूं के साथ आते हैं और यहाँ पे चित्रकारी करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे काम बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे कहा जाता है अबू समद सिराजी के बारे में, तो ये एक जो है पशु पक्षी चित्रकार रहा है, पशु चित्रण के लिए जाना जाता रहा है, उसमें पारंगत रहा है। और मीर सैयद अली की अगर बात करते हैं, ये ग्राम्य चित्रण के लिए जाना जाता है, ग्राम्य चित्रण में पारंगत रहा है। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के पास दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हो जाते हैं और सन 1556 ईस्वी में पुराने किले में पोथी खाना, आप जानते होंगे पोथी खाना होता है लाइब्रेरी, और वहाँ पुस्तकालय सीढ़ी पे गिरता है, तुरंत आराम से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र आएगा, गद्दी पे बैठेगा। इसका पुत्र कौन होता है, तो आप जानते होंगे हुमायूं का पुत्र आता है अकबर। अकबर गद्दी पे बैठेगा और अकबर शासन करना स्टार्ट करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग अकबर को पढ़ेंगे आज, उसके बाद जहांगीर को पढ़ेंगे, जहांगीर के बाद शाहजहां को, और शाहजहां के बाद औरंगजेब को पढ़ लेंगे। तो अपनी मुग़ल शैली कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस मुग़ल शैली से बन सकते हैं उन्हें हम कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे आराम से। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मुग़ल शैली की। तो मुग़ल शैली में आप जानते हैं मुग़ल शैली का जन्मदाता अकबर ही माना जाता है, इसीलिए मुग़ल शैली लिखा हुआ है अकबर के आगे। बात करें अकबर की, तो अकबर का जन्म आप जानते हैं बाहर हुआ था, अमरकोट में, राणा वीरसाल के महल में होता है इसका जन्म। कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 को होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में हो जाता है और 15 फरवरी 1556 ईस्वी को ये कालानौर में उसके संरक्षक बैरम खां होते हैं। बैरम खां के द्वारा ईंटों का सिंहासन बनाया जाता है, वहीं पे इसका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। तो 15 फरवरी 1556 को ये पहले राजा बनता है 13 वर्ष की आयु में। कहाँ पे बनता है, कालानौर में बनता है। उसके बाद ये 5 नवंबर 1556 को अकबर द्वारा और हेमू के बीच जो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है उसमें आप जानते ही हैं कि ये जीत जाता है। तो 1570 ईस्वी के आसपास अकबर सामूहिक उत्थान में अपनी पहली महती भूमिका निभाता है और अकबर ने दीन इलाही धन की नीति अपना करके धार्मिक उदारता का परिचय दिया, साथ ही मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं अपनाया। ये कहा जा रहा है, इतिहासकार लिख रहे हैं, जैसा लिख रहे हैं वैसे ही हमें पढ़ना भी है, क्योंकि अपना काम केवल परीक्षा निकालना है।
तो इनसे जन्म से क्वेश्चन बनता है 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ होता है? अमरकोट के मैदान में होता है, अमरकोट के महल में होता है। किसके गर्भ से होता है? तो इनकी जो है हुमायूं की पत्नी होती है हमीदा बानो बेगम, उनके गर्भ से अमरकोट में होता है। इसका संरक्षक कौन रहा है? बैरम खां रहे हैं। आप जानते हैं हेमू का युद्ध कब होता है? 1556 में होता है। एक क्वेश्चन से ज़रूर पूछ लिया जाता है कि जब दीन इलाही धर्म चलाता है तो उसका सन क्या होता है? तो दीन इलाही धर्म लगभग 70 के आसपास चलता है, 1570 के आसपास लगभग ये दीन इलाही धर्म चला देता है। आगे कहा जाता है अकबर ने आमेर के राजा बीरबल की जो पुत्री होती हैं राजकुमारी जोधाबाई, इनसे भी शादी करता है। आप जानते होंगे अकबर लगभग 35 शादियाँ यानी 35 शादियाँ की हैं। इसमें एक नाम राजकुमारी जोधाबाई का भी रहा है, इनसे भी इन्होंने निकाह किया था, शादी की थी। जोधाबाई राजपूत रानी का पुत्र सलीम है और जोधाबाई से ही आगे चल करके इसका उत्तराधिकारी मिलता है जिसका नाम होता है सलीम। सलीम मतलब जहांगीर। तो सलीम बाद में सिंहासन का उत्तराधिकारी भी बनता है, जोधाबाई से ही बनता है। जोधाबाई का पुत्र होता है सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार अकबर के शासन में शिक्षा, संस्कृति, कला और सभी को जो है खूब ज़्यादा विकास मिलता है, भूतपूर्व विकास देखने को मिलता है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार होते हैं रामधनु पांडे, जिनका नाम तानसेन रहता है। ये किसके दरबारी चित्रकार रहे हैं? तो ये अकबर के दरबारी कलाकार रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, संगीत के पुरोधा रहे हैं। अकबर के दरबार में ही महेश दास रहा करता था। महेश दास का नाम क्या होता है? आप जानते हैं महेश दास वही जो बीरबल हैं, ज़्यादा ज्ञान देते थे अकबर को, इनका नाम महेश दास था। बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के मुख्य संगीतकार रहे हैं। क्वेश्चन छप चुके हैं, याद रखना है। बैजू बावरा किसके दरबारी में से रहे हैं संगीतकारों में से? तो ये अकबर के दरबारी संगीतकारों में से शामिल हैं। फैजी ने लीलावती और अबुल फजल ने मोल्ला आयन अकबरी यानी कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया है। क्वेश्चन ये पूछा गया फैजी ने कौन सा अनुवाद किया? तो लीलावती का फारसी अनुवाद किया, जबकि अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया था। अबुल फजल और फैजी मूल रूप से भी अकबर के दरबारी में से एक रहे हैं, इनके नौरत्नों में से शामिल हैं। अकबर का शासनकाल इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समकालीन माना जाता है। अकबर की मृत्यु 1500 नहीं 1605 ईस्वी में पेचिश रोग के कारण हो जाती है। एक आध बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया किस रोग के कारण अकबर की मृत्यु होती है? तो पेचिश के कारण। बहुत सारी किताब, बहुत सारे भाषा लिखे होते हैं, पेचिश के कारण इन्हें याद रख लेना। क्वेश्चन जो अभी पूछा गया है वो सलीम के बारे में पूछा गया है। किसकी पत्नी थी? आप जानते हैं सलीम की माँ अकबर की पत्नी हुआ करती थी। जोधाबाई उनका नाम था। हिंदू माँ के गर्भ से सलीम का जन्म होता है। आगरा का जो है अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में मूल रूप से दफनाया भी जाता है। जब ये 1605 में मरता है तो उसके बाद इसका कब्र मूल रूप से सिकंदरा में बना दिया जाता है। अकबर की चित्रशाला में ज़्यादातर हिंदू चित्रकार थे, ऐसा माना जाता है। अबुल फजल की पुस्तक आती है आयन अकबरी, और आयन अकबरी में भी ऐसा प्रमाण मिलता है कि सबसे ज़्यादा अकबर ही कला प्रेमी शासक था, जिसमें सबसे ज़्यादा मूल रूप से हिंदी चित्रकार रहा करते थे। आयन अकबरी में लिखा भी गया है कि बादशाह अकबर एक स्वयं मुखाकृति यानी शबीह बनाने के लिए बैठता था और अपने दरबारियों के भी चित्र बनवाया करता था। शबीह होता है वो बैठ करके सामने चित्र बनवा लो, वही होता है शबीह, यानी जिराक्स जिसे कहते हैं, फोटोकॉपी जिसे कहते हैं, बैठ करके चित्रण सामने करवाना। आप अपना चित्र बैठ करके अपने सामने बनवाएं, चित्रकार आपको देख करके बना दे, वही है शबीह। तो पोर्ट्रेट बनाने का काम मूल रूप से अकबर के दरबार में बहुत आगे बढ़ा है, इसलिए कहा जाता है पोर्ट्रेट का जन्मदाता कौन है? तो अकबर ही मान लिया जाता है। बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ जो है ऐसा नामक चित्र मूल रूप से कृष्णावली चित्रावली में प्रेम को दर्शाता है। बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ हैं, ऐसा दृश्य भी दर्शाया गया है। और आईने अकबरी के अनुसार मुग़ल दरबार में भिन्न भिन्न देशों एवं जातियों के चित्रकारों का आने का उल्लेख रहा है कलात्मक रूप से, जैसे फ़ारूक बेग हो गए, फ़ारूक हो गए, उस्ताद तबरेज़ खान हो गए, अब्दुल समद हो गए, मीर सैयद अली हो गए। यह सब अच्छे अच्छे चित्रकार रहे हैं जो अकबर के दरबार के रहे हैं, जो बेहजाद और यूरोप के चित्रकारों को टक्कर दे सकते थे। बेहजाद आप जानते हैं बाबर के दरबार का अच्छा चित्रकार था, ईरान का रहने वाला था, तो उसको भी टक्कर देने के लिए इसके दरबार में फ़ारूक बेग हों, अबू समद हों, तबरेज़ हों, मीर सैयद अली हों, ये सब रहे हैं, चित्रकारी की हैं, अच्छी चित्रकारी की हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है टक्कर के चित्रकार थे और प्रमुखता से इन्हें पेश भी किया जाता है। प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो जो हिंदू चित्रकार थे जैसे जगन्नाथ हो गए, नंद ग्वालरी हो गए, भीम गुजराती हो गए, धर्मदास हो गए, मुकुंद हो गए, मधु हो गए, जगन हो गए, तारा हो गए, श्यामला हो गए, खेमकरण हो गए, हरिवंश हो गए, दशवंत हो गए, बसावन हो गए, केशवलाल हो गए, महेश हो गए, राम हो गए आदि जो चित्रण है, ऐसे चित्रकार मूल रूप से मुग़ल शैली अकबर में ही रहे हैं।
क्वेश्चंस को घुमा के कभी कभी पूछता है कि सिकंदरा में जिसकी मृत्यु हुई उसके दरबारी चित्रकारों में से कौन शामिल नहीं था। ऑप्शंस दे देगा, कोई एक नाम हटा देगा, उसमें से आपको ढूंढना होगा। 3 इसके दरबार के रहेंगे, एक नहीं रहेगा। जैसे आप देखेंगे जगन्नाथ, नंदगिरी और मुकुंद, उसके साथ साथ एक जोड़ दे मंसूर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिकंदरा में जिसकी मृत्यु होती है मूल रूप से उसके दरबारी चित्रकारों में से शामिल नहीं है, तो आप लगाना तुरंत क्या, बाज पक्षी का चित्रकार जहांगीर के काल का रहा है। तो राइट आंसर वही बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? बाज पक्षी का चितेरा कौन है? बाज पक्षी किसने बनाया है? ऑप्शंस में नाम आप लोग नहीं दे पाते हैं। आप लोग बाज पक्षी के लिए उस्ताद मंसूर को राइट आंसर नहीं मानेंगे क्या? तो उस्ताद मंसूर ही राइट आंसर बनेंगे, क्योंकि वो सिकंदरा यानी अकबर के दरबार का चित्रकार नहीं रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं अकबरकालीन रजमनामा में ही एक अनुकरण में कुछ अन्य शासकों ने भी रजमनामा की सत्यापित प्रतियां तैयार करवाई, और एक प्रति जो है दक्षिण में अहमदाबाद यानी अहमदनगर के पास है, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा तैयार करवाई गई थी, जिसके 2 चित्रण लाहौर संग्रहालय में हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इस ग्रंथ यानी रजमनामा के एक चित्र पे मुश्क ए अब्दुल्ला 1025 हिजरी सन 1616 ईस्वी अंकित है। तो ये याद रखना कि रजमनामा में 1616 ईस्वी का उल्लेख किया गया है। अकबरनामा की अगर बात करते हैं 1602 से 1605 ईस्वी का इसका रहा है। इसकी प्रतियां जो है ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखी हुई हैं। चेस्टी बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में भी संग्रहित है। किसका? अकबरनामा का। एक बार क्वेश्चन से बन चुका है, चेस्टी बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में क्या है? तो अकबरनामा है। यहाँ पर अनेक साधु संत, आखेटक, कर्षक, चारवाह और लोक जीवन से अनेक दृश्यों का अंकन दिखाया गया है। कहीं कहीं तंबू और रनिवास के चित्र भी दिखाए गए हैं, जिसमें संगीतक, पहलवान, गणिका, दास दासी आदि का भी अंकन किया गया है, ऐसा माना जा रहा है। तो मूल रूप से किसमें गणिकाओं का उल्लेख है या संगीतों का उल्लेख है? तो संगीतज्ञ अकबरनामा में ही चित्रित है। आगे कहा जाता है सलीम का जन्म वाला चित्र भी अकबरनामा का श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। तो सलीम का जन्म चित्र कहाँ पे है? अकबरनामा में ही सुरक्षित है। वाकायत-ए-बाबरी की अगर बात करते हैं तो वाकायत-ए-बाबरी जो अकबर की आत्मकथा है, इसका फारसी से अनुवाद तुर्की में खान देश ने किया था, यानी खान खाना अब्दुल रहम खान खाना के द्वारा किया जाता है, और जिसकी एक प्रति है 1598 ईस्वी में अकबर को भेंट में मिल जाती है खान खाना द्वारा, जो ये वाकायत-ए-बाबरी है इसका अनुवाद वाला। तो अकबर इसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तारीख है खानदान तैमूरिया, जिसे तैमूरनामा कहा जाता है, 1584 से 86 ईस्वी के बीच लिखा जाता है। यह खुदा बकस ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। कौन सी? तो तारीख है खानदाना ये तैमूरिया मूल रूप से जो तोमीर नामा है, ये कहाँ पे रखा हुआ है? पटना के खुदा बकस ओरिएंटल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इसमें तैमूर वंश से लेकर के अकबर के शासनकाल तक का इतिहास यानी चित्रण लिखा हुआ है। 1577 ईस्वी से चित्रण है। इसमें ये चित्र पूछ लिया गया है कि तैमूरनामा में कितने चित्र हैं, तो 132। ये क्वेश्चन छप चुका है, याद रखना। तारीख ए खानदान तैमूरिया में कितने चित्र हैं? तो मूल रूप से अकबर के समय के 132 चित्र इसमें संग्रहित हैं। 132 याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे भी अकबर के बारे में बात होगी। अकबर में एक नाम आता है बाबरनामा का। बाबरनामा का चित्रण कहाँ पे होता है? अकबर के काल में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार छपा है। और अगर बात करते हैं बाबरनामा की तो 1598 से 1600 ईस्वी के मध्य बाबरनामा की रचना होती है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद खान खाना के द्वारा यानी अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है, जिसकी एक प्रति अकबर ने सन 1589 नहीं है 1589 यानी 1589 ईस्वी में भेंट स्वरूप ले ली थी। तूतीनामा की बात करते हैं तो ये 1560 से 1568 ईस्वी का जो है डाटा रहा है। इसमें एक तोते का प्रेम प्रलाप दर्शाया गया है, ऐसा ग्रंथ विषय में मिलता है। तूतीनामा में चित्रों की संख्या पूछी जाती है। तूतीनामा में चित्रों की संख्या कितनी है? तो 103 चित्र तूतीनामा में संग्रहित हैं। 103 चित्र तूतीनामा में संग्रहित किए गए हैं, ऐसा डाटा मिलता है, ऐसा पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आता है वो आता है अनवर सुलेही। अनवर सुलेही की अगर बात करते हैं पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसकी 4 प्रतियों का पता चला है, जिसमें से एक जो है 1598 ईस्वी में लाहौर में चित्रित की गई थी। एक प्रति के 27 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं। तो अनवर सुलेही के 27 चित्र कहाँ पे हैं? भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित। अनवर सुलेही हो गया जो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। उसके बाद अय्यार दानिश भी देख लिया जाए। अय्यार दानिश, आयरा दानिश या फिर अय्यार दानिश कहा जाता है। इसका अनुवाद अबुल फजल ने अकबर के कहने पर किया था। अय्यार दानिश का अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया। किसके कहने पे किया? अनपढ़ राजा अकबर के कहने पे किया था। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है रजमनामा। रजमनामा की अगर बात करते हैं, यह महाभारत का फारसी रूपांतरण है।
अब्दुल कादिर बदायूं अकबर दरबार का संस्कृत और प्रसिद्ध विद्वान रहा है। बदायूं अरबी फारसी भाषाओं का भी ज्ञाता रहा है। इसका रूपांतरण का कार्य 1582 ईस्वी में पूरा हो जाता है। रज्मनामा के 24 चित्रों को दसवंत ने भी चित्रित किया है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रज्मनामा में दसवंत के द्वारा कितने चित्र जो है चित्रित किए गए? तो 24 चित्र जो है रज्मनामा में दसवंत के द्वारा चित्रित किए जाते हैं। आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण ग्रंथ आएगा रामायण। रामायण का भी चित्रण मूल रूप से अकबर के काल में ही हुआ है। ये भी क्वेश्चन छप चुके हैं कई बार, वनडे एंट्रेंस के पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं। रामायण की अगर बात करते हैं तो इसकी भी एक सचित्र प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है, जो सन 1588 ईस्वी में इसका चित्रण समाप्त हो जाता है। अकबर ने सन 1558 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक आगरा में और 1572 से 1575 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, सन 1585 से 1601 तक लाहौर में और सन 1603 से 1605 तक पुनः आगरा में चित्रशालाएँ स्थापित करवाई थी। अकबर का शाही पुस्तकालय भी 3 विभिन्न बड़े नगरों में स्थापित होता है, जहाँ आगरा, दिल्ली और लाहौर का नाम आता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ कहाँ खोला था? लाहौर, दिल्ली और आगरा। अकबर ने अलग अलग एक कला निकेतन की भी स्थापना कर रखी थी, जिसका अध्यक्ष अबू समद को बनाया था। तो अकबर ने मूल रूप से कला अध्यक्ष किसे बनाया? तो उस्ताद अबू समद को बनाता है। अबू समद, रामायण आपने देख रखा है। अब उसके बाद नाम आ जाए बसावन का। बसावन चित्रकार बहुत फेमस रहा है। बसावन की अगर बात करते हैं तो अकबर के दरबारी चित्रकारों में से एक रहा है। बसावन प्रतिभाशाली रहा है, कलाकारों में गिना जाता था। 16वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकारों के महत्वपूर्ण कलाकारों में जाना माना जाने लगा था। और अगर बात करते हैं अबुल फजल ने, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन को बहुत प्रशंसा में लिखा है। मूल रूप से आईने अकबरी में अबुल फजल ने बसावन की बहुत प्रशंसा लिखी है। बसावन में लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया है और मानते हैं 200 से ज़्यादा चित्र बनाता है ये। तो बसावन 200 से ज़्यादा चित्रण बना देता है, याद रखना। 40 वर्षों तक लगातार चित्रण का कार्य करता है, खास काम करता है। यह अबुल फजल के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया है और मानते हैं 200 चित्रों का निर्माण किया है। अबुल फजल के अनुसार पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृति विशेषता और साथ में कहा जाता है रंगों के सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथार्थ रूप चित्रण आदि इस कला के अन्य कार्यों में बसावन अपनी समझ एवं अद्वितीय कलाकार के रूप में माना जाता रहा है। बसावन किसके दरबार का दरबारी चित्रकार रहा है? तो अकबर के दरबारी चित्रकारों में से शामिल रहा है। बसावन के बाद नाम आ जाता है दसवंत का। दसवंत भी याद रखना। अबू समद ने लिखा है कि आईने अकबरी में दसवंत के विषय में लिखा गया है कि वह एक कहार का लड़का था। वह अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित दरबारी चित्रशाला का सेवक भी रहा है दसवंत। मनोहर की अगर बात करते हैं, मनोहर की अगर हम लोग बात करें तो मनोहर से क्वेश्चन बनता है कि मनोहर ने सन 1581 ईस्वी में केशव से सन 1547 से 98 तक आत्मचित्रण बनाए थे। और अगला महत्वपूर्ण नाम आता है फारूक बेग का। फारूक बेग भी किसके दरबार का दरबारी चित्रकार रहा है? तो यह अनपढ़ राजा अकबर के दरबारी चित्रकारों में से शामिल हैं। फारूक बेग की अगर बात करते हैं तो यह 1580 ईस्वी में काबुल से आता है। सैन्य इसकी निजी शैलियाँ विकसित कर लेती हैं। बाद में फारूक बेग ने दक्षिण की कला से भी प्रभावित हो जाता है और यहाँ पे भी काम करता है। तो फारूक बेग भी अकबर के दरबारी चित्रकारों में समाहित हैं। उसके बाद नाम आता है मीर सैयद अली का। प्रारंभ में यह फारस की सफ़ई शैली, जिसे ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता था। इसके पिता सुल्तानिया के शाह के दरबार के प्रधान चित्रकार रहे हैं। तो मीर सैयद अली किसके दरबारी चित्रकारों में से एक रहे हैं? ये तो रहे हैं अकबर के दरबार के। जबकि सुल्तानिया के शाह में कौन चित्रकारी करता था? तो मीर सैयद अली के पिताजी करते रहे हैं। तो याद रखना है, सुल्तानिया के शाह दरबार के प्रधान चित्रकारों में से कौन शामिल रहा है? मीर सैयद अली के पिताजी शामिल रहे। तो ये तो खास चित्रकार हो गए। अब इसके बाद नाम आएगा जहांगीर का, जो मूल रूप से आप जानते होंगे कि मुग़ल शैली में अच्छा और बेहतर काम किया है, जिसे के कारण मूल रूप से कहा जाता है कि मुग़ल शैली अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है तो जहांगीर के नाम पे ही जुड़ता है। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है। जहांगीर हिंदू माँ का एकमात्र प्रिय पुत्र रहा है। उसकी नसों में अकबर का खून था, अतः स्वाभाविक रूप से उसमें भी चित्रकला के प्रति अटूट प्रेम और लगन पैतृक गुण के रूप में प्राप्त हुआ होगा। इसके बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि इसका जन्म एक महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी परम पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। अपनी आत्मकथा तुझ ए जहांगीरी में वह लिखता है कि जहां तक मेरा संबंध है, चित्रकला के प्रति मेरा प्रेम जो है मूल रूप से अभूतपूर्व रहा है, ऐसा माना जाता है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। अपनी आत्मकथा तुझ ए जहांगीरी में वह लिखता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, चित्रकला के प्रति मेरा प्रेम और उसे परखने की कुशलता इस सीमा तक पहुँच गई है कि जब मैं किसी मृत या आज के चित्रकार या कोई भी चित्र बना
मुझे नाम बताए मेरे समकक्ष लाया जाता है तो उसी क्षण मैं बता देता हूँ कि यह चित्र आमुक व्यक्ति का है और यह चित्र को कौन कौन बनाया है। यदि एक ही आकृति के चित्र में प्रत्येक चेहरे पर अलग अलग कलाकारों ने कार्य किया है तब भी मैं पता लगा सकता हूं कि चेहरे पर किस किस ने कार्य किया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने चेहरा आँख कोई बनाता है, भौं कोई बनाता है, तो मैं समझ जाता हूं कि मुख्य चेहरा किसने चित्रित किया है और आँख तथा भौं किसने बनाया है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यह चित्रकला का बहुत पारखी शासक रहा है। चित्रकला स्वर्ण काल में ऐसे नहीं पहुंची है, चित्रकला को समझता था। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक ही फिगर को मान लो कोई हाथ दूसरा बनाता है, चेहरा कोई दूसरा बनाता है, भौं कोई दूसरा बनाता है, नाक कोई दूसरा बनाता है, संपूर्ण चित्र कोई दूसरा बनाता है और बाद में ये सलीम के पास लाया जाता है तो सलीम इतना बता सकता है कि इस चित्र को इस चित्रकार ने बनाया है, ये डाटा इन लोगों ने बनाया है, ऐसा माना जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो चित्रकला स्वर्ण काल में पहुंचती है मुगल शैली की, इसलिए इसके बारे में ऐसा जो है व्याख्यान सुनने में भी आता है और ऐसा माना भी जाता है। आगे हम लोग बात करें तो जहांगीर के बारे में समझ में आता है कि मूल रूप से मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण काल के नाम से लिखा गया है। वास्तव में जहांगीर चित्रकला का एक महान प्रेमी और कला से भी बड़ा संरक्षक शासक रहा है, यानी अकबर से भी महान और बड़ा संरक्षक शासक रहा है। जहांगीर के दरबार में उस युग के महान चित्रकारों की भरमार रही है, जिसमें हिरात, अकारिजा, उसका पुत्र अबुल हसन, समरकंद के मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, फारूक बेग, मंसूर जैसे श्रेष्ठ चित्रकार उपलब्ध रहे हैं। तो ये सब किसके दरबारी चित्रकार रहे हैं? सभी के सभी जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में शुमार रहे हैं। कौन कौन रहा है? मंसूर रहे हैं, फारूक बेग रहे हैं, मोहम्मद मुराद रहे हैं, मोहम्मद नादिर रहे हैं, अबुल हसन रहे हैं, अकारिजा रहे हैं। ये सब नाम खास खास हैं जो मूल रूप से जहांगीर के दरबार के दरबारी चित्रकारों में शामिल रहे। आगे हम लोग बात करें तो कहा जाता है जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल जमा की। नादिर अज जमा और नादिर उल जमा याद रखना। नादिर उल जमा की अगर कहे तो मंसूर हैं और अबुल हसन को नादिर अज जमा की उपाधि देता है, याद रखना। उस्ताद मंसूर उच्च कोटि के चित्रकार माने जाते हैं। मंसूर पशु, पक्षी, पेड़, फूल आदि का भी चित्रांकन करने में दक्ष थे। उनकी कलाकृति लाल फूलों की बहार उनकी श्रेष्ठ चित्रों में शामिल है। हिंदू चित्रकार बिशनदास के बारे में जहांगीर ने कहा है कि सभी ही लगाने में वह अपने जोड़े का चित्रकार नहीं रखता है, यानी पोर्ट्रेट बनाने के लिए मूल रूप से बिशनदास से आगे कोई नहीं है, ऐसा मानना है जहांगीर का। बिशनदास ने मेरे भाई शाह अब्बास की ऐसी सचित्र छवि ही बनाई, ऐसी सचित्र छवि ही लगाई, मैंने उसे शाह नौकरी को दे दिया और वो मान गए। मैंने बिशनदास को एक हाथी और बहुत कुछ पुरस्कार भी दिया था। यह कथन जहांगीर के शब्दों का है। जहांगीर ने चित्रों की एक विशेष कला वीथिका स्थापित करवाई थी। उसके काल में हिंदू चित्रकारों में बिशनदास, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन आदि विशेष प्रसिद्ध चित्रकार भी रहे हैं। बात करते हैं बिशनदास की, तो बिशनदास का बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत का विश्व प्रसिद्ध चित्र जो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, यह भी सुरक्षित रखा हुआ है। मनोहर पशु चित्रण में विशेष स्थान रखता था, ये भी आपको याद रखना होगा। साथ में कहा जाता है कि जहांगीर कालीन चित्रों में शिकार, युद्ध, दरबार आदि के चित्रण विशेष रूप से दिखाई देते। बात करते हैं अन्य की, तो कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त फल फूल, पत्ती, उद्यान आदि के भी चित्र कलाकारों के चित्रण में दिखाए जाते हैं। जहांगीर के काल में हर एक टाइप का चित्र मिलता है, चाहे वो शिकार का दृश्य हो, युद्ध का दृश्य हो, राज्य दरबार का दृश्य हो, फूल पत्ती का दृश्य हो, पक्षियों का दृश्य हो, या फिर मूल रूप से कोई उद्यान का दृश्य हो। सब कुछ दर्शाने का प्रयास जहांगीर के काल में हुआ है और बखूबी अच्छे से हुआ है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है व्यक्ति चित्रों में मानवीय संवेदना और व्यक्तित्व की प्रेरणा मिलती है। मुखाकृति तथा हाथों के चित्रण में उसके काल के चित्रकार अद्वितीय थे। इस काल में स्त्रियों के अनुसार आदि के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। स्त्रियों के अंतःपुर के दृश्य आदि के दृश्य भी दर्शाने के प्रयास मूल रूप से किए जाते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि शिकार के चित्रांकन में हाथी, घोड़ा, अन्य पालतू पशु होते थे। जहांगीर के पास के समय में मंसूर ने बाज पक्षी का चित्रण किया जो विश्व प्रसिद्ध है। इसमें बाज की चोंच, आंखें और पंजे उसकी प्रवृत्ति को दिखाने में सफल हो सकते हैं। यह कलाकार की अभिव्यक्ति है। आगे कहा जाता है मंसूर का एक और प्रसिद्ध चित्र मोर मोरनी का है, जिसमें कलाकार ने मोर का भोजन सर्प को चोंच में दिखलाया है। ऐसा दृश्य भी बनाने में उस्ताद मंसूर हिचक नहीं हुए हैं, बेझिझक बनाए हैं। मंसूर का एक और प्रसिद्ध चित्र है टर्की कॉक। टर्की कॉक को बनाने का काम भी इनका रहा है। उस्ताद मंसूर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का भी निपुणता से चित्रण कर लेते थे। ऐसा माना जाता है कि उस्ताद मंसूर उस टाइम के उच्च कोटि के चित्रकार रहे हैं। मंसूर के चित्रों में नक्काशी जैसा काम होता था, इसी से वह अपने आप को मंसूर नक्काश के नाम से कह करके पुकारा करते थे। उस्ताद मंसूर एक भारतीय मुसलमान होने का गौरव भी प्राप्त किए। तुझ-ए जहांगीरी नामक उस चरित्र में भी कई सुंदर चित्रों से अलंकृत हैं। जहांगीर सुंदर फूल, विलक्षण पक्षी आदि के चित्र विशेष रूप से तैयार करवाया करता था। उसने कश्मीर में एक विशाल चित्रशाला का निर्माण भी करवाया था। जहांगीर की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि का अनुमान उसके एल्बम से लगाया जा सकता है। अगर आप एल्बम देख लीजिए जहांगीर का तो समझ जाएंगे कि जहांगीर एक उच्च कोटि का कला पारखी शासक रहा है और कला में विशेष रुचि रखने वाला शासक रहा है। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर यानी सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर यानी जयपुर राजस्थान के राजा भरमाल की पुत्री मारियम उज़ ज़मानी के गर्भ से होता है। यहाँ पे लिखा गया कि सलीम का जन्म जो है मूल रूप से मरियम उज़ ज़मानी के गर्भ से हुआ है। कई जगह दर्शाया जाता है कि सलीम का जन्म किससे होता है, तो खास पत्नी, अकबर की खास पत्नी जोधा से होता है। क्या सही क्या गलत कुछ कहना अच्छा नहीं है। फिलहाल इतिहास है, इतिहास में कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे इतिहासकार पाते हैं वैसे डाटा लिखते हैं। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को सीधे सीधे फांसी की सजा दे दी थी और तभी से जो है इन लोगों के बीच में टकराव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दे दी थी। एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एतमादुद्दौले का मकबरा किसने बनवाया, तो नूरजहां के द्वारा बनवाया जाता है, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर में निर्मित माना जाता है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा या फिर जड़ाऊ का काम किया गया था। पित्रादुरा या जड़ाऊ का काम किसमें किया गया था, तो सबसे पहले एतमादुद्दौले के मकबरे में किया गया था। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र होते हैं खुसरो। खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुझ-ए जहांगीरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई है, याद रखना है। जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से जेम्स प्रथम आते हैं। ये टॉमस रो का जो है राजदूत होता है, टॉमस रो का जेम्स प्रथम, ये आता है जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकारों में बहुत से लोग उसके शरण में आते हैं। इसी काल में मूल रूप से कुलात्मक और सुप्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग आता है। हेरात देश से ईरानी चित्रकार आते हैं अकारिजा, तथा उसका पुत्र भी आ जाता है अबुल हसन। तो ये सब भी काम किए हैं। इसमार का मोहम्मद नादिर आता है, मोहम्मद मुराद आते हैं। ऐसे भी चित्रकार आते हैं जो सुदूर देशों से आए हुए। हिंदू चित्रकारों में विशनदास आते हैं, गोवर्धन आते हैं, मनोहर आते हैं। मनोहर बसावन का पुत्र होता था। और दौलत आते हैं, तुलसी आते हैं, माधव आते हैं, मस्किन आते हैं, उस्ताद मंसूर आते हैं, विचित्र आते हैं, आदि लोग शामिल रहते हैं। विचित्र किसके दरबार का दरबारी चित्रकार रहे हैं, तो विचित्र भी मूल रूप से जहांगीर के काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए ऐसा भी दृश्य मूल रूप से विचित्र ने ही बनाया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जहांगीर मुल्ला को उपाख्यान देता हुआ ऐसा दृश्य किसने बनाया, तो विचित्र के द्वारा बनाया जाता है। जहांगीर के दरबार में महिलाएं भी चित्रण में काम करती थी, जैसे साइफा बानो हो गई, नादिरा बानो हो गई और रुकैम बानो हो गई। तो साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकैम बानो किसकी दरबारी महिला चित्रकारी थी, तो महिला चितेरी मूल रूप से रही हैं जहांगीर के काल की, आएगी मुगल शैली की। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे कहा जाता है जहांगीर का सिंहासन रोड़। मूल रूप से जहांगीर सिंहासन रोड़ है, सिंहासन पे बैठा हुआ है। ऐसा चित्र किसने बनाया है, तो अबुल हसन के द्वारा ऐसा दृश्य बनाया जाता है, ऐसा चित्र बनाया जाता है।
सात जानकी सूली पर चढ़ना या फिर शांत जानकी सूली पर चढ़ना मूल रूप से किसने बनाया? तो अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा बनाया जाना चित्र होता है शांत जानकी सूली पर चढ़ना। शांत जानकी सूली पर चढ़ना चित्र किसने बनाया है? तो अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र होता है। मूल रूप से मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल का चित्र माना जाता है कि जहांगीर के काल में बना होगा। आगे शेर का शिकार करते हुए जहांगीर चित्र मनोहर ने बनाया है, ये भी याद रखना होगा। काला हिरण नामक प्रसिद्ध चित्र मनोहर ने ही बनाया था, जो आज एक प्रसिद्ध मॉस्को और दूसरी ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है। काला हिरण कहाँ पे रखा हुआ है? एक तो मॉस्को में रखी हुई है, दूसरी ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है। मॉस्को और ऑक्सफोर्ड दोनों में मूल रूप से कौन सा चित्र रखा हुआ है? काला हिरण का चित्र रखा हुआ है, जिसको मनोहर के द्वारा बनाया जाता है। आगे हम लोग बात करें तो आगे कहा जाता है कि नूरजहां का सभी नामक चित्र मूल रूप से बिशन दास के द्वारा बनाया जाता है। शेख सूफी संत का चित्र बिशन दास ने ही बनाया है, ये भी आपको याद रखना होगा कि शेख सूफी संत का चित्र किसने बनाया है? तो ये भी मूल रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? बिशन दास के द्वारा बनाया जाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है कि चिनार वृक्ष पे गिलहरियों का चित्रण किसने किया है? तो ये अबुल हसन के द्वारा किया जाता है। याद रखना, चिनार वृक्ष पे गिलहरियों का चित्रण मूल रूप से किसकी अच्छी रचना मानी जाती है? तो ये भी मानी जाती है अबुल हसन की, अबुल हसन की। तुर्की मुर्गा हो गया, चकोर पक्षी हो गया, साज पक्षी हो गया, बाज पक्षी हो गया। तो साज, बाज, टर्की, काक, चकोर पक्षी, तुर्की मुर्गा सब किसने बनाया? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया जाने वाला चित्रण है, बहुत फेमस है, जो मूल रूप से जहांगीर के काल का अच्छा चितेरा रहा है। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का भी अंकन किया है। उस्ताद मंसूर के द्वारा आप जानते हैं पशु, पक्षी और पुष्प चित्रकार रहा है उस्ताद मंसूर। तो मंसूर ने ऐसा चित्रण खूब अच्छे से किया है, 100 से अधिक पुष्पों का भी चित्रण अपने काल में उन्होंने किया है। जहांगीर काल में एक चश्म चेहरे की बहुलता रही है, तो याद रखना क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है कि जहांगीर के काल में कैसे चेहरे दिखाए गए हैं। तो एक चश्म चेहरे की विशेषता रही है, एक चश्म चेहरे का चित्रण ज्यादा हुआ है। किसके काल में? जहांगीर के काल में। आगे जहांगीर कालीन रेखाएं अत्यधिक कोमल और महीन दर्शाई गई थी, तो ऐसा दृश्य पूछ लिया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जहांगीर काल जिसमें मुगल शैली में आप जानते हैं कि चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है जहांगीर के काल में, उसमें चित्रण का कार्य कैसा रहा है? तो एक चश्म चेहरे की विशेषता दर्शाई जाती रही। जहांगीर कालीन रेखाएं अत्यधिक कोमल और महीन दर्शाई गई हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो जहांगीर का काम जैसे खत्म होगा, जहांगीर का पुत्र आएगा, शाहजहां गद्दी पे बैठेगा। जहांगीर की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पे बैठता है? शाहजहां गद्दी पे बैठता है। तो इसे देख लेते हैं। 1628 से 1658 ईस्वी तक मूल रूप से इसने शासन किया है। आधे बीच में ही इसका लौंडा आता है, इसको कैद कर लेता है और अपना गद्दी पे बैठ जाता है, अपने भाइयों की हत्या कर देता है। तो शाहजहां के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुगल शैली में शाहजहां भी आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। शाहजहां की अगर बात करते हैं तो सम्राट जहांगीर का पुत्र होता है। सन 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो दक्षिण में था। जहांगीर से पूर्व नूरजहां का विवाह ईरानी सरदार शेर अफगान से भी हुआ था। उससे उत्पन्न लड़की का विवाह नूरजहां ने जहांगीर के पुत्र छोटे शहरयार से कर दिया था। उधर नूरजहां का भाई आसफ खां अपने दमाद खुर्रम को गद्दी पर बैठाना चाहता था। खुर्रम मतलब यही शाहजहां। और आसफ खान ने गद्दी के लिए अन्य सभी दावेदारों को कैद कर लिया था, ऐसा माना जाता है। शाहजहां ने सबका वध कर दिया और 1628 ईस्वी में खुद गद्दी पे बैठ जाता है। मुगल सल्तनत का स्वामी नियुक्त हुआ और शाहजहां लगभग 30 वर्षों तक शासन भी करता रहा। अब जैसे इसने अपने भाइयों का वध किया, ऐसे आगे चल करके इसका लौंडा आएगा जिसका नाम होगा औरंगजेब। कुख्यात शासक होगा, वो भी अपने भाइयों का वध करके गद्दी पे बैठेगा। अभी उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे जब ये 1658 ईस्वी में गद्दी पे बैठेगा औरंगजेब। इन्हें सीधे सीधे आगरे किले में कैद करता है। बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां के अंतिम दिन कष्ट से बीते हैं। सन 1657 ईस्वी में जब वह बीमार पड़ा तो उसके पुत्रों में आपसी संघर्ष हो गया और शहजादा औरंगजेब सभी भाइयों का वध करके सिंहासनारूढ़ हो जाता है तथा अपने पिता शाहजहां को भी उसने कैद कर लिया था। 1666 ईस्वी में आगरे के किले में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु होती है। 1666 में ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शाहजहां के लिए यह बात सत्य हो जाती है कि उसने चित्रकला के बजाय वास्तुकला में अधिक रुचि दिखाई है। वास्तुकला मतलब स्थापत्य कला, जिसमें ज़्यादातर घर बनवाने, मकान बनवाने, मस्जिद बनवाने का काम होता रहा है। शाहजहां का पुत्र आता है दारा शिकोह। वो बहुत कला प्रेमी शासक होता है और वह एक कवि और संस्कृति का भी विद्वान रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन दारा शिकोह को मूल रूप से किसने मार दिया? औरंगजेब ने मार दिया था। युवा शाहजहां नामक कृति अबुल हसन के द्वारा तैयार की जाती है। युवा शाहजहां किसने लिखा है? युवा शाहजहां अबुल हसन की अच्छी रचना मानी जाती है, याद रखना होगा। शाहजहां के अंतिम शासनकाल में संपूर्ण हुआ चित्रित ग्रंथ पादशाहनामा शाहजहांकालीन सर्वोत्तम कृतियों में से एक है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है कि पादशाहनामा कब लिखा गया था? तो ये शाहजहां के काल में लिखा गया था। वही शाहजहां का काल जब 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा है।
पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि शाहजहां की गद्दी पर बैठने के साथ ही चित्रकला के पतन का युग भी प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है, तो ये पर्सी ब्राउन का कथन होता है, याद रखना। शाहजहां के लिए कहा जाता है कि वास्तुकला में उसकी अधिक रुचि होने के कारण चित्रकला पतन के रास्ते पर चल पड़ती है। शाहजहां के काल में चित्रों के दरबार में संबंधित दृश्यों के चित्रण अधिक देखने को मिल जाते हैं। दरबारी चित्रों में आकर्षक रंग, सजावट, अंग प्रत्यंग, चित्रांकन, वस्त्र आभूषण आदि की अलंकारिकता बहुत खास बात ध्यान दे करके बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि दरबारी चित्रों में दक्ष रहे हैं मूल रूप से शाहजहां के काल के चित्र। इस काल में तैयार चित्रों में कृत्रिमता का भाव दिखाई देता है, यानी जो है कृत्रिमता कम होती है, प्राकृतिक डाटा जो है कम होता है। ऐसा अभाव दर्शाया गया है कि कृत्रिमता का अभाव रहा है। इस समय कुछ ऐसे चित्र भी मिलने लगे थे जिसमें स्याह कलम कहते हैं, और स्याह कलम आप जानते हैं साथ में जो है साइडों में कालियां लगा करके काम चलाया जाए, जिसमें कागज़ की फिटकरी लगा करके मूल रूप से रेशे और अंडे की सफ़ेदी से आस्तर लगा करके सावधानी पूर्वक ब्रश से रेखांकन किया जाता था। दाढ़ी आदि में एक एक बाल दर्शाना, कोमल छाया प्रकाश का प्रयोग करना, ओंठ, आँख तथा हथेलियों में नाम मात्र की रंगत करना। कहीं कहीं पर तो देखा जाता था कि सुनहरी रंग तो कहीं अन्य रंगों में इशारा करते हुए इन चित्रों की विशेषताएं रही हैं। तो स्याह कलम में मूल रूप से बहुत खासियत रही है। चारों साइडों से बाउंड्री होता था, बहुत अच्छे से साफ साफ दर्शन किया जाता था, साफ साफ डाटा दर्शाने का प्रयास होता था, वो होता था स्याह कलम। आप जानते होंगे स्याह कलम में चित्रों को बारीकी से दर्शाने का प्रयास किया जाता था। ब्रश से बिल्कुल दाढ़ी को साफ साफ दर्शाया जाए, चेहरे, भौं, आँख बिल्कुल साफ साफ होने चाहिए, ऐसा दृश्य दर्शाने का प्रयास शाहजहां के काल में खूब हुआ है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि शाहजहां को मुमताज़ के आशिक आंचलों भवन के निर्माण की ओर प्रेरित कर लिया था, और ऐसी चित्रकारी करने में उसकी रुचि भवनों के बने पत्थरों से कलात्मक जड़ और मोजाइक एवं बेलबूटों से उभर करके सामने आ जाती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि मुमताज़ के प्रेम में मूल रूप से इसने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। शाहजहां कालीन चित्रकारों में गोवर्धन, होनहार, मोहम्मद नादिर, बालचंद, विचित्र, चित्रमान, अनुपचित्तर, समरकंदी आदि प्रमुख रहे हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे विचित्र तो मूल रूप से अभी इनके बाप के दरबार में रहा है, जिसका हम लोग अभी नाम सुने थे कि जहांगीर होता है। तो आप जानते होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी चित्रकार भी भागते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जहांगीर के दरबार का जो चित्रकार रहा वो अपने इनके लड़के में नहीं आएगा, यानी शाहजहां में नहीं आएगा, या फिर मूल रूप से जो हुमायूं के दरबार का रहा मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद सिराजी, वो अकबर के दरबार में नहीं आए। तो ऐसा तो है नहीं, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक वो दरबारी चित्रकार ही माने जाते हैं। तो दो लोगों में कॉमन हो जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाहजहां का जन्म अगर बात करते हैं 1592 ईस्वी को जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में होता है, और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से होता है। इसी के नाम से मुमताज़ महल का नाम विख्यात होता है। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहां ने एक कब्र पे ताजमहल का निर्माण करवा दिया था। ताजमहल वही आगरा वाला है, जिसके निर्माता उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ताजमहल को किसने बनाया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया। 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध शाही सेना और औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें शाही सेना पराजय होती है और मूल रूप से औरंगजेब का सेना जीत जाता है। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें दारा की हार होती है और दारा को मृत्यु के घाट उतारा जाता है। दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। तो सिर-ए-अकबर का अनुवाद मूल रूप से किसने करवाया? तो सिर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा करवाया जाता है, ऐसा माना जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति का जाता रहा। शाहजहां की अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 22 जनवरी 1666 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है आगरा के पास, वहीं कैद खाने में ही। मूल रूप से कैद खाने में कौन डालता है इसे? तो इसका पुत्र आता है जिसका नाम होता है क्या? इसका नाम होता है अकबर, औरंगजेब मूल रूप से अपने बाप शाहजहां को अंदर डाल देता है, कैद कर लेता है। तो वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब भी मुगल शैली का एक अच्छा और ख़ास शासक रहा है। आप जानते हैं कट्टर शासक रहा है, और कट्टर शासक होने के नाते यहाँ पे इसने चित्रकला को बैन कर दिया था। औरंगजेब के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में तो नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। औरंगजेब मूल रूप से चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना था, इसने बैन कर दिया था, बस यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। फिलहाल आइए थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं। शाहजहां के बाद एक कट्टर मुसलमान औरंगजेब के हाथों में शासनाधिकार आता है। इससे पूर्व वो अपने सभी तीनों भाइयों को दारा, शुजा और मुराद को मूल रूप से मार करके दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। औरंगजेब ने छांट करके इस्लाम के कट्टर विधियों को अपनाया। उसने संकीर्ण वृत्ति और कट्टर मुगलपन ने कला के सभी स्रोतों को सुखा दिया। कुछ चित्र औरंगजेब की आज्ञा से उन्हें जो है परिवारजन को तैयार किए गए थे। औरंगजेब ने चित्रकला के प्रति उदासीनता के बावजूद उसके युग में शाही चित्रकलाएं कायम रहीं।
किंतु वे आगे अग्रसर होने के बजाय इस दौरान अवनत की ओर उन्मुख हो गई, अवनत मतलब घटाव की ओर गई। इस प्रकार औरंगजेब जब चित्रकला का ऐसा बहिष्कार होने को स्टार्ट कर दिया, बहिष्कार हो जाने लगा, तो इसके फलस्वरूप समाज में भी चित्रकला का महत्व थोड़ा सा कम हो गया। और जब समाज में चित्रकला का महत्व कम होने लगा तो आप जानते हैं चित्रकार हतोत्साहित होकर घनिष्ठ वर्गों की ओर जाने का स्टार्ट कर दिए। जो लोग धनिक होते थे, पैसा देते थे, उनके लिए चित्रकारी कर देते थे। ऐसा होने लगा था। काम की तलाश में इधर उधर बिखरते और भटकते रहे। कलाकारों में एक प्रकार की विकेंद्रीकरण हो जाने के कारण भारतीय चित्रकला में क्षेत्र में एक नया अध्याय स्टार्ट हो जाता है, नया अध्याय जुड़ जाता है। इस नए अध्याय का श्रीगणेश होने से चित्रकला के प्रगति आशाएं पनपी हैं, जिसमें से राजस्थानी शैली अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। आप जानते हैं जब कोई भी चित्रकार, कोई भी कलाकार कहीं भी रहता है, अगर उसे काम नहीं मिलेगा तो वो भागेगा, इधर उधर जाएगा, क्योंकि उसे भी पेट पालना होता है। इसी के कारण जो है इधर उधर जब ये इस्लाम विरुद्ध कर दिया, बैन कर दिया, तब मूल रूप से वहाँ के चितेरे भागना स्टार्ट करते हैं। और जब भागेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे उसको जो है चित्रकारी करेंगे। चित्रकारी करेंगे तो नई नई शैलियाँ विकसित होंगी। नई नई शैलियों के कारण आपको आज सिलेबस में राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला सबको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। किंतु दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के दरबारों में शब्बीर का सम्मान पहले जैसा ही बना रहा था। 17वीं शताब्दी के अंत में जो चित्र प्रारंभ होते हैं उनका निर्माण औरंगजेब के आश्रय में न होकर के उक्त दक्षिणत्व दरबार में हुआ है। यूं तो औरंगजेब कट्टर मुसलमान एवं चित्रकला विरोधी शासक था, किंतु फिर भी उसने युवराज काल से लेकर के वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त होते हैं उसने बनवा लिया था अपना चित्र। औरंगजेब की युवावस्था का एक व्यक्ति चित्र है जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है। ये क्वेश्चंस एक बार घुमा के हमें लग रहा है पूछा जा चुका है। एक अन्य चित्रों में औरंगजेब को बीजापुर में घेरे के समय पर चित्रण किया गया है। तो औरंगजेब बीजापुर को घेरे हुए है, ऐसा दृश्य मूल रूप से औरंगजेब के काल का ही माना जाता है। औरंगजेब का काल वही 1658 से 1707 तक होता है, याद रखना। इस चित्र में वृद्ध औरंगजेब के सोने के तख्त पे हरी गद्दी पर बैठाया गया है, ऐसा माना जाता है। बीजापुर को घेरे वाले में, ठीक है, हरी गद्दी पे है, सोने का सिंहासन है, ऐसा दर्शाया गया है कि औरंगजेब उस पे बैठा हुआ है। मुख के चारों ओर सुनहरा प्राप्त पुंज बनाया गया है। बीजापुर का घेरा सन 1686 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और काफी संघर्ष के बाद औरंगजेब को विजय प्राप्त हुई थी। यह चित्र रोन्स संग्रहालय बोस्टन में संग्रहित है। इस प्रकार गोलकुंडा पर विजय औरंगजेब की वृद्धावस्था का चित्र दर्शाता है। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहात नामक स्थान पे होता है। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से इसका जन्म होता है। औरंगजेब ने जुलाई 1658 ईस्वी में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। दूसरा राज्याभिषेक इसने 1659 ईस्वी में दिल्ली में ही करवा लिया था। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? आप जानते हैं, उसका नाम होता था का जहांगीर, और इसने 9वें गुरु तेग बहादुर को मार दिया था, इसकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब वीणा यंत्र बजाने के लिए बहुत फेमस रहा। औरंगजेब वीणा बजा लेता था, जबकि अकबर क्या बजाता था? तो अकबर यह नगाड़ा बजाने में बहुत फेमस रहा है, नगाड़ा बजाने में, ठीक है। इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। औरंगजेब बहुत कट्टर शासक रहा है, इसने हिंदुओं पे पुनः जो है जजिया कर लगवाया था। इसकी मृत्यु की अगर बात करते हैं, कई जगह 21 फरवरी, कई जगह 3 मार्च मिलता है। 1707 को अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से औरंगजेब का काल खत्म होता है और मूल रूप से यहाँ से चित्रकारिता भी खत्म होती है। बस शाहजहां, औरंगजेब और अकबर, हुमायूं, बाबर को आपको पढ़ना था। इससे क्वेश्चंस बनते थे, औरंगजेब से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हमने कराने का पूरा प्रयास किया है। अब अगर कुछ भी रह जाता है तो उसे हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन में भी देखने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।